क्या सवाल भेजा है भाई? हाँ, आज के लिए आज तो बढ़िया हुआ होगा, आपको खूब खाने पीने का मौका मिल गया होगा आज। हाँ, फास्ट है? अच्छा, किस बात का फास्ट है? अच्छा, सबका फास्ट है क्या, पूरी क्लास का? चलिए, कोई खास सवाल आपने नहीं पूछा। आ, इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है। आ, एक आध सवाल थोड़ा काम का है। किसी ने पूछा है जैसे कि मदिरापान धूम्रपान को आप अनैतिकता में क्यों गिनते हैं, और खास तौर पर तब जब मदिरापान या धूम्रपान के बाद भी हम किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करते। अब अच्छा, जब मैं ऐसा सवाल पढ़ता हूं तो आपको लगता होगा कि ये शायद मनोरंजन के लिए, ऐसा नहीं है। उसमें कोई क्रक्स होता है। जैसे जो लोग मदिरापान करते हैं, और मान लीजिए आप किसी गर्म मुल्क में मदिरापान कर रहे हैं। ठंडे मुल्कों में तो मदिरा का स्वास्थ्य के लिए लाभ है। गर्म मुल्क में आप पी रहे हैं, तो आप जब बीमार पड़ते हैं उसको पीने के बाद, तो जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं आपका इलाज करती हैं। और हेल्थ सर्विसेज कहां से खड़ी होती है? हमारे टैक्स से। तो एक वो आदमी जो मदिरा नहीं पीता वो टैक्स देता है। जो कभी मदिरा पीने से बीमार नहीं पड़ेगा उसके टैक्स से मदिरा पी के बीमार पड़ने वाले आदमी का इलाज हो रहा है, सब्सिडाइज दवाएं खा रहा है। इसका मतलब वो जिस बात का लाभ उठा रहा है, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठा रहा है, कई बार राज्य जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है तो ये मान के खड़ा करता है कि उस राज्य में अमुक अमुक बीमारियों से लोग बीमार हो रहे हैं। जैसे किसी राज्य में मान लीजिए लोग कोरोना से जैसे बहुत बीमार हुए, तो हमने बहुत सारे जिलों में ऑक्सीजन प्लांट बना दिए। अगर हमको ये पता हो कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे ही नहीं। हम कोई ऐसा इमरजेंसी बेड क्रिएट ही नहीं करेंगे जिसमें किसी को भर्ती करने की। तो जब किसी राज्य में बहुत लोग मदिरा पिएंगे तो उससे बीमार होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो राज्य उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में राज्य अपने कल्याण के लिए रखे गए धन का बहुत बड़ा हिस्सा निवेश करेंगे। तब आप क्या कर रहे हैं? तब आप मदिरा पी के टैक्स पेयर्स की मनी का, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा जाना चाहिए, शिक्षा पर जो पैसा जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसको आप कहां खर्च करवा रहे हैं? स्वास्थ्य पर। तो आपने पूरे राज्य के कल्याण के आइडिया को क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। इसलिए अगर आप धूम्रपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल अभद्र व्यवहार आप नहीं कर रहे हैं दूसरों से, तो आपका ये एक्ट जस्टिफाइड होगा। कोई भी ऐसा कार्य जो आप करते हो और जिसका प्रभाव केवल आप पर पड़ता हो, किसी भी तरीके से दूसरे पर उसका प्रभाव ना पड़ता हो, उसके संदर्भ में आप ये तर्क दे सकते हैं कि हमारे अमुक तरह के कृत्य को आप अनैतिक नहीं कह सकते। उस पर भी डिबेट है, उसको भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा है, मान लीजिए सब स्मोकिंग करें भारत में, तो अगर हमारी हवा ही खराब होती है, पॉल्यूट होती है, तो इसका मतलब दूसरे के स्वास्थ्य पर आप क्या कर रहे हैं? प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आप बीमार पड़ गए मदिरा पीने से, आप बीमार पड़ गए, आपने अभद्र व्यवहार नहीं किया, तो जो आपका बच्चा है जिसके पेरेंटल केयर की जिम्मेवारी आप पर है, आपने विवाह किया, पत्नी आपकी होममेकर है, वो काम कहीं नहीं करती, उसने अपने जीवन का बहुत सारा प्रोडक्टिव हिस्सा आपका घर संभालने में लगा दिया। किस बात के लिए? कि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बदले में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। और आपने मदिरा पी के अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया,
और पत्नी की आर्थिक सुरक्षा के पूरे चक्र को तोड़ दिया। एक बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, पोषण मिलना चाहिए था, आपके मदिरा पीने के कारण उसका बहुत बड़ा हिस्सा मदिरा पर चला गया, तो उसका पोषण, उसकी परवरिश में अच्छी स्कूलिंग, ये सब खराब हो गई। तो अगर आप शादी ब्याह नहीं करते हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आपके माता पिता नहीं हैं, आप समाज से बिल्कुल अलग किसी टापू पर रहते हैं, तो खूब धूम्रपान कीजिए, रोज रोज एक बोतल पी जाइए, कौन रोक रहा। लेकिन अगर आप समाज में रह रहे हैं, सामाजिक संबंधों के ताने पाने में हैं, उन सामाजिक संबंधों में कुछ आपकी जिम्मेवारियां हैं, अकाउंटेबिलिटीज हैं, फिर आप इसको इतना सिंपल नहीं बना सकते कि केवल अभद्र व्यवहार ना करने से आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। ठीक है, ये एक सवाल भी है, ऐसा सवाल है कि एक आदमी है, ये केस स्टडी है कि एक आदमी है, वो शराब की लत का शिकार है, शराब पीता है और बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने पर एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, गरीब आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, सरकारी। डॉक्टर्स को बचाने के लिए राज्य के टैक्स पेयर्स के धन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय करके उसकी जान बचाते हैं और उसको समझाते हैं कि दोबारा शराब मत पीना, नहीं तो तुमको बहुत क्रिटिकल किस्म की बीमारी हो सकती है और उसके लिए तुम्हारे ऊपर बहुत सारा धन व्यय होगा। फिर से बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको और लोगों का इलाज करना है, वो तुम इतनी क्रिटिकल हालत में आओगे तो उनका बहुत सारा वक्त जाया होगा तुमको बचाने में। बहुत समझाया, छोड़ दिया, फिर आया, फिर शराब पिया और मरने की कगार पर है। अगर उसको बहुत उच्च किस्म की और डेवलप्ड और रिफाइंड मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई तो उसकी जान चली जाएगी। अब राज्य क्या करे? राज्य को उसको बचाना चाहिए, क्योंकि वो बार बार ऐसा करके राज्य के बहुत सारे रिसोर्सेज को जाया कर रहा है। अगर राज्य फिर से उसका इलाज नहीं करवाता है तो मर जाएगा, और अगर राज्य इलाज करवाता है तो क्या कर रहा है? आप जो कृत्य कर रहे हैं उसके लिए आप अकाउंटेबल नहीं हो रहे हैं, बल्कि कौन हो रहा है? स्टेट और उसके टैक्स पेयर्स हो रहे हैं। तो ये इस तरह की केस स्टडी है। राज्य को क्या करना चाहिए अगर कुछ लोग ऐसे हों जो बार बार किसी ऐसे अपनी बुरी आदत के कारण हमारे रिसोर्सेज पर दबाव डाल रहे हो, और उनको अगर हम समय पर कोई चिकित्सा सुविधा या कोई और सुविधा ना दें तो उनकी जान जा सकती है, उनके जीवन में कोई बड़ी कमी आ सकती है। तो हमको क्या करना चाहिए? इस तरह की केस स्टडी भी है। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है। आपने सवाल तो पूछा होगा जोक के भाव से ही कि भाई हम अकेले पी लेते हैं तो क्या है, लेकिन उसमें और भी तमाम एंगल इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया। समाज में बरसों से चली आ रही पैट्रियार्की को समर्थन मिल रहा तो वर्तमान में फेमिनिज्म को समर्थन क्यों नहीं मिलता? जब भी कोई वर्ग पीड़ित होता है और वो वर्ग अपने हित को नहीं जानता, तो जो उसका शोषण कर रहा है और जिसका हित पूरा हो रहा है, वो दूसरे वर्ग के लिए क्यों खड़ा होगा? स्त्रियों के शोषण से दुनिया के सारे पुरुषों को फायदा मिला है। उनको घर में पोछा नहीं लगाना पड़ता, झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, खाना नहीं पकाना पड़ता, बच्चे का नैपी नहीं बदलना पड़ता। परंपरागत समाज में जाओगे, एक पिता बच्चे को लेता है 2 साल की, और जैसे बच्चे ने शिट किया या गीला किया, माता जी को थमा देता है कि लो, अरे भाई तुम्हारा बच्चा भी तो है, तो नैपी तुम क्यों नहीं बदल सकते थे? क्यों? क्योंकि वो मानता है कि हमारा काम नहीं। तो इससे क्या हुआ? पुरुषों को आसानी होती, बच्चे की सारी जिम्मेवारी तुम संभालो। तो ऐसे पुरुष जिनका जीवन महिलाओं के इस तरह के श्रम से आसान हो गया, वो अपनी जान क्यों जोखिम में डालेंगे फेमिनिज्म ले आके? वो क्यों चाहेंगे स्त्रियां बराबर हो जाए? ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि सवर्णों का जीवन आसान होता था शूद्रों का शोषण करके, और सवर्ण खुद ही कहते कि हम शूद्रों का शोषण बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? अरे खेत में कभी गए नहीं और सैकड़ों एकड़ के खेत में शूद्र श्रम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। हम जमींदार हैं, हमारे पास 50 एकड़ का खेत है और हमने कभी खेत में हल चलाया ही नहीं, तो हम क्यों चलाने जाएंगे भाई अगर हमारे शूद्र काम कर देंगे तो? इसलिए कोई भी सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब जो वर्ग प्रताड़ित होता है पहले वो लामबंद होता है। जिस वर्ग को शोषण से फायदा होता है वो वर्ग कभी दूसरे वर्ग की सहायता करने नहीं जाता, क्योंकि उसको तो उस शोषण से जीवन में सुविधा और आसानी हो रही। तो पैट्रियार्की इसलिए नहीं खत्म हो रही है क्योंकि जैसा मैंने कल परसों की कुछ कक्षाओं में चर्चा किया, क्योंकि स्त्रियां पैट्रियार्की की एजेंट हैं। वो देखने में स्त्री जरूर है लेकिन उनकी सोच पुरुषवादी है, उनकी सोच को पुरुषों ने हाईजैक कर लिया।
ठीक वैसे जैसे तुमने देखा होगा कि जब जमींदारी होती थी या वर्ण व्यवस्था अपने पीक पर थी, तो जमींदार के जो लठैत होते थे वो उच्च जातियों के नहीं होते थे, वो शूद्र और निम्न जातियों के लोग होते थे। और क्या करते थे, अपने ही निम्न जातियों के लोगों को पीटते थे। तो जाति से भले शूद्र थे, वर्ण से भले शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच उच्च जातियों के संस्कार और उच्च जातियों की संस्कृति के आधार पर कैप्चर्ड थी। ठीक वैसे जो स्त्रियां आपको दिखती हैं कि एक सास अपने बहू का शोषण कर रही है, और आप अक्सर ये कह देते होंगे कि स्त्रियां भी तो स्त्रियों का शोषण करती हैं। अरे वो सास नहीं है, वो पैट्रियार्की की एजेंट है, क्योंकि उसके सोचने समझने के सारे ढंग को पुरुषवादी संस्कृति से ढाल दिया गया। एक स्त्री चाहती कि उसको घर में बेटा हो, बेटी ना हो, इसका मतलब वो क्या है, उसकी सोच पुरुषों के हिसाब से बन गई। संस्कृति, धर्म, समाज, परंपरा, इन सब बातों से उसकी सोच को उसी तरीके से निर्मित किया गया सोशलाइजेशन से। तब इसका मतलब है कि जब तक स्त्रियां जो शोषित हैं वो पैट्रियार्की से बाहर नहीं आएंगी, तब तक फेमिनिज्म या स्त्री अधिकार का कोई मामला संभव नहीं होगा। जब शूद्रों ने भारत में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, अंबेडकरवादी मूवमेंट खड़ा हुआ, तब शूद्रों का सशक्तिकरण शुरू हुआ। ऐसा नहीं हुआ था कि सवर्णों ने एक दिन दया से और हृदय परिवर्तन से कहा कि लो अधिकार ले जाओ। तुमने वो पढ़ा होगा, अधिकार दिए नहीं जाते, छीनने पड़ते। जिसके पास ज्यादा अधिकार वो देता नहीं। इसलिए तुम्हारा जो सवाल है पैट्रियार्की वाला, इसके बारे में फेमिनिज्म इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि स्त्रियां फेमिनिज्म नहीं लाना चाहती हैं, उनको अपने ही हित की जानकारी नहीं है। उनमें अभी वर्गीय चेतना विकसित, क्लास कॉन्शियसनेस, उनके अंदर जो चेतना मौजूद है किसकी है, वो पुरुषवादी चेतना है। उनमें अपने वर्ग की चेतना नहीं मौजूद। इसका बड़ा छोटा सा क्लासिकल एग्जांपल जो मैंने दिया था, अगर भारत में दलितों के साथ अपराध होता है, गुजरात में ऊना में, तो तुम पाते हो कि पूरे देश में दलित सड़क पर उतरते हैं, अनुसूचित जातियां उसके खिलाफ प्रदर्शन करती हैं, मामला संसद में उठता है। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि वो अपराध एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हुआ है, वो अपराध एक वर्ग के खिलाफ हुआ। तो अपराध किया एक व्यक्ति के खिलाफ और प्रतिरोध किया वर्ग ने। तो जब एक अपराधी के खिलाफ पूरा वर्ग प्रतिरोध करता है तो अपराधी डर जाता है, अगली बार वो अपराध करने के बाद पहले 10 बार सोचता है। और स्त्री के साथ जब रेप होता है तो रेप हुआ असल में एक वर्ग के खिलाफ, लेकिन वो वर्ग प्रतिरोध, पूरे भारत की स्त्रियां सड़क पर नहीं उतरती, पूरा दिल्ली घेर नहीं लेती, संसद का बहिष्कार नहीं होता। तो एक स्त्री जिसके साथ रेप हुआ वो अकेली हो गई, और बल्कि उसका भी प्रतिरोध करने का जो सामर्थ्य वो समाज की संस्कृति से कम हो गया कि अगर तुम रेप का रिपोर्ट करोगी तो तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे सामाजिक स्वीकार्यता पर प्रश्न लग जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसी तरीके से स्त्रियों में भी दलितों की तरह वर्गीय चेतना रही होती और अपराध एक स्त्री के साथ होता, लेकिन स्त्रियां मानती कि उस स्त्री के साथ नहीं, हमारे वर्ग के साथ अपराध है, और 50% या 49% स्त्रियां उसका प्रतिरोध करती, तो अपराधी सारे भाग खड़े होते। 17% दलित अगर प्रतिरोध करते हैं तो दलितों के साथ होने वाले अपराधों में बहुत ज्यादा गिरावट आई। 49% स्त्रियां अगर प्रतिरोध करती तब, तो इस अपराध को कर पाना तब बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो दो केसेस हैं भारत में, 2 वर्ग हैं जिनका शोषण हुआ था। एक वर्ग के शोषण में तेजी से गिरावट आई, और दूसरे वर्ग के साथ होने वाली छेड़खानी, यौन अपराध, उनमें उस तेजी से गिरावट नहीं आई। उसका कारण यही वर्गीय चेतना का अभाव है। ये सोसाइटी में जब पढ़ोगे फर्स्ट पेपर में जीएस में, वहां इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इसेंस ऑफ एनिमल चेंज किया जा सकता है कि नहीं, ये कोई खास सवाल नहीं है, इस पर क्यों हम लोग जाएं। इथिक्स की क्लास मॉर्निंग में 8 से 10 कर दीजिए, ये सब मत भेजा कीजिए। मेरा ख्याल है उधर कोई सवाल और ना आया हो तो। आपने जो एक पेज छोड़कर लिखने को कहा है वो अभी से शुरू करें या आप बताएंगे? एक साथी आपके आए थे, मैंने उनको बताया था कि जब मैं बोर्ड पर लिखता हूं, मार्क्स पर लिखा मैंने कि मार्क्स दुनिया से पीड़ा खत्म करने के लिए पहले पीड़ा के कारण की पहचान करता है। तो मैंने यहां बोर्ड पर एक
डायग्राम बना दिया, आपने भी उतना डायग्राम बना लिया। आपको करना क्या है, वो डायग्राम बनाने के बाद एक पेज जगह छोड़ देनी, एक पेज आधा पेज, जिसमें आप उस डायग्राम को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि दुनिया में व्यक्तिगत संपत्ति से असमानता आई, उसी असमानता से जिनके पास संपत्ति गई वो लोग हैब्स बन गए, संपत्ति रखने वाले, जिनके पास संपत्ति नहीं गई वो हैब्स नॉट हो गए ना। और इस तरह से दो वर्ग बने, एक जिसके पास संसाधन और संपत्ति होगा, दूसरा जिसके पास संसाधन और संपत्ति। इन दोनों वर्गों में वर्गीय हित में क्या है, टकराहट है, अलगाव है। इसी टकराहट से एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिससे उसकी संपत्ति दूसरे वर्ग तक ना जा पाए। परिणाम स्वरूप एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित हुआ, उसी प्रभुत्व के कारण शोषण आया, और शोषण के कारण दुनिया में पीड़ा आई। अब आपको समझाना पड़ेगा, तो भाषा में जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपने जो डायग्राम बना रखा उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब भी मैं यहां कोई डायग्राम बनाता हूं तो इसका मतलब है कि उसके बाद आपको आधा पेज, पौना पेज, जितना आपको लगता हो कि आप लिखेंगे उसको छोड़ते हुए बढ़ना चाहिए। तो दाहिने साइड में जब आप ऐसा करेंगे तो आपके एक लेक्चर को जो मैं कर रहा हूं, अगर उसको मेरे पढ़ाए गए डायग्राम से भरने में 3 पेज लगा तो 3 अतिरिक्त पेज आपने दाहिने साइड में और क्रिएट कर लिया, तो 6 पेज क्रिएट हो गए। अब 6 पेज बाएं आपका खाली हो गया। इसी बाएं वाले 6 पेज पे आपका क्या करेंगे, यूपीएससी के क्वेश्चंस का सिनॉप्सिस बनाएंगे, किस सवाल में हमको इस तरीके से हल करना है, और जो नोट्स आपका है या जो किताब आप खरीदे हैं उस किताब या नोट से जो मैंने पढ़ाया उससे मिलती जुलती बात अगर आपके नोट्स में है, उसमें कोई फैक्ट है तो उसको बाएं साइड में लिख लेंगे। ऐसा करना आप शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो एक कॉपी और ले आएं जिसमें मैं कुछ लिखवाता हूं तो उसको लिख लें, और साथ में जब मैं आपको सवाल दूंगा लिखने के लिए क्लास में तो उस कॉपी में लिखें। तो एक अपना नोट्स बनाएं आप, और एक मैं कुछ लिखवाता हूं या सवाल बताता हूं उसको लिखें। इससे 2 कॉपियां आप बना सकते हैं। स्त्रियों को पता है कि उनका शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ संघर्ष क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि स्त्रियों को पता ही नहीं कि उनका शोषण हो रहा है। ये बात आपको कल बताई थी, स्त्रियों को यह पता ही नहीं कि उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि शोषण हो रहा है इसकी समझ पहले बनानी पड़ती है। शूद्रों का हजारों साल शोषण हुआ, उनको पता था क्या शोषण हो रहा है। अगर उनको पता होता कि हमारा शोषण हो रहा तो लामबंद हो जाते, और उस शोषण के खिलाफ लामबंद होकर उस पूरे चक्र को या उस पूरे तंत्र को तोड़ देते। शूद्रों को यह लगता था कि भगवान हमको पिछले जन्म के कर्म का फल दे रहा है, और अगर इस बार ज्यादा 3-5 किया तो फिर अगले जन्म में शूद्र बन जाएंगे। इसलिए क्या करते थे, आपको होरी का बताया था उदाहरण, तो इसलिए उनको पहचान ही नहीं हो पाती थी कि जो जमींदार है या जो सामंतवाद है उससे हमारा शोषण हो रहा है। वो समझते थे कि हमको हमारे कर्मों के कारण इस वर्ण में पैदा किया गया। अब भगवान ने हमको हमारे कर्मों का फल देने के लिए इस वर्ण में पैदा किया, भगवान से थोड़े लड़ोगे। तो तुम क्या करते थे, शूद्र होने पर शोषण तुम्हारा कर रहा है जमींदार, अब कोसते थे अपने आप को, क्योंकि कारण क्या मानते थे कि हमारा कुछ कर्म रहा होगा जिसके कारण हम शूद्र बन गए। तो व्यक्ति में आक्रोश पैदा होने की वजह क्या पैदा होता था, ग्लानि। स्त्रियों में भी यही है, उनमें आक्रोश की जगह कई बार ग्लानि है ना। कोई व्रत ना रह पाए, बीमार पड़ जाए करवा चौथ के आसपास, तो अगल बगल की सब स्त्रियां वो कुछ लिए खड़ी हैं ना छत पे, और जो नहीं जा पाई उसमें ग्लानि। वो ये नहीं सोचती कि हम मुक्त हो गए, वो सोचती है कि हम इस बार पति की दीर्घायु के लिए जो कामना करनी की थी, जो पूजा होनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। तो स्त्रियों में आक्रोश के बजाय हमने ग्लानि भर दिया है। चलिए अब आइए कल जो पढ़ रहे थे उस पर बातचीत करेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका यूपीएससी का सिलेबस किस आइडिया पर डिजाइन किया गया है, और मैंने आपको यह बताया था कि यूपीएससी के सिलेबस के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि अनैतिकता
किन स्रोतों से आती है उनकी पहचान की जाए और उन स्रोतों को दूर करने के लिए कुछ उपाय बनाए जाए। तो तुम्हारा पूरा सिलेबस असल में अनैतिकता को दूर करने के अलग अलग उपाय, उसका एक खंड पढ़ोगे तो एक किस्म की अनैतिकता को दूर कर पाओगे, दूसरा खंड पढ़ोगे तो दूसरे किस्म की अनैतिकता को दूर कर पाओगे। इस तरीके से अनैतिकता जितने स्रोतों से आती हो, अगर हम सबको क्लोज कर सकें तो हम अनैतिकता को नहीं आने देंगे और नैतिकता का निर्माण हो जाएगा। इसी में कल आपको पढ़ाते हुए बताया कि देखिए, अब तक हमने जो बात सीखी थी उसमें देखा था कि 3 स्रोत अनैतिकता के हैं। एक है असंवेदनशीलता, असंवेदनशीलता, सेंसिबिलिटी का अभाव। अगर हमारे अंदर सेंसिबिलिटी डेवलप नहीं की गई तो हम अनैतिकता को पहचान ही नहीं पाते। जैसे बड़ा कॉमन उदाहरण है ट्रांसजेंडर्स का। ट्रांसजेंडर्स को हमारे देश में लंबे समय से कोई आरक्षण नहीं मिला है। अच्छा, आरक्षण का आइडिया क्या है? कहते हैं सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन ओबीसी में, और एससी एसटी के लिए हम कहते हैं कि सारी संस्थाओं में उनकी भागीदारी नहीं रही। तो क्या संस्थाओं में भागीदारी के मामले में ट्रांसजेंडर्स एससी एसटी, दलित समुदाय, शूद्र समुदाय से आगे हैं पीछे? अगर पीछे हैं तो उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि हमने कभी संवेदनशीलता से बात सोची ही नहीं। जरा ये बताओ, स्त्रियों के साथ या दलितों के साथ होने वाला जो अन्याय है, उस अन्याय के कुछ कारण तो सामाजिक है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को जैसा बनाया है वैसा नेचर ने बनाया। तो नेचर ने अगर किसी चीज को बनाया तो उसको तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने नेचुरल चीज को भी एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और हमने एक वर्ग को नौकरियों से, शिक्षा प्रणाली से, राजनीति से, सब जगह से बाहर कर दिया। इससे ज्यादा बड़ा एक्सक्लूजन किसी और क्लास का नहीं है। लेकिन तुमने आज तक नहीं सुना होगा कि भारत में कोई चुनाव हुआ हो। चुनाव यहां भारत में होता है, किसानों के मुद्दे पर हो जाता है, एससी एसटी के मुद्दे पर हो जाता है। आज तक कोई चुनाव उसमें ट्रांसजेंडर मुद्दा नहीं रहा है। तो हम सब क्यों नहीं सोचते ट्रांसजेंडर के बारे में? इसका मतलब है कि हमको ट्रांसजेंडर्स की पीड़ा का पता है। और उल्टा तुम पाओगे कि ट्रांसजेंडर्स प्राय अपराध में लिप्त नहीं होते। इतना एक्सक्लूजन करने के बावजूद इन्होंने कोई आक्रोश नक्सलियों की तरह नहीं दिखाया, चोरी नहीं कर रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं। और फिर भी हमारे घर कोई ट्रांसजेंडर आता है और उसने कोई आज तक हमसे दुर्व्यवहार नहीं किया तो हम उससे दुर्व्यवहार करते हैं। हमारी भाषा उसके प्रति सम्मानजनक नहीं होती। तो इसका कारण क्या है भाई? हमारा उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं, हमारे साथ कुछ गलत किया नहीं, नेचर ने उनको वैसा बनाया, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उल्टा हमने संस्थाओं में उनकी सहभागिता बनाई नहीं। कहने को हम लोग लोकतांत्रिक हैं, हमने संविधान बनाया है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते, कुछ उनको दिया नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसका मतलब हमारे पास ट्रांसजेंडर्स के प्रति संवेदनशीलता का क्या है? तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो एक किस्म की अनैतिकता कहां से आती है? जब आप किसी वर्ग या किसी ऐसे समुदाय की पीड़ा से परिचित ही नहीं, आप उसको नॉर्मल मान के जी रहे हैं, जबकि बात नॉर्मल, ये एब नॉर्मल है कि हम लोकतंत्र में और इतने बड़े भारत के महत्वपूर्ण किस्म के समझे जाने वाले आदर्शों वाले संविधान में जी रहे हैं और हमने एक वर्ग के प्रति कभी कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है, इसी को अनैतिकता का एक कारण कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस का अभाव होगा, वो जैसे गणित समझते हैं, जैसे विज्ञान समझते हैं, जैसे रीजनिंग समझते हैं, वैसे ही अलग अलग वर्गों की पीड़ा नहीं समझ पाएंगे, भावना नहीं समझ पाएंगे, तो नैतिक नहीं हो सकते। दुनिया में किसी मनुष्य को अपने से अलग जितने वर्ग हैं उनकी पीड़ा और उनकी भावना की जितनी समझ पैदा होगी उतनी नैतिकता आएगी। अगर मैं पुरुष हूं तो मुझमें स्त्री की भावना की समझ होनी चाहिए। अगर मैं सवर्ण हूं तो उसमें दलित की भावना की समझ होनी चाहिए। अगर मैं पुरुष और स्त्री हूं तो मुझे ट्रांसजेंडर की भावना की, अपने से अलग जितने वर्ग हैं उनकी भावना जब हम समझते हैं तो उनकी पीड़ा भी समझते हैं। और जब उनकी पीड़ा समझते हैं
तो एक स्तर आता है जिसको हम पढ़ेंगे आगे, कहते हैं एम्पैथी। एक है सहानुभूति और एक है समानुभूति। जब समानुभूति आप में पैदा होती है, आप उस पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह समझते हैं, तब आप उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तब आप उस अनैतिकता को खत्म करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि वो पीड़ा आपके जीवन में होती तो आप उसको बर्दाश्त ना कर पाते। इतना अपमान, इतना एक्सक्लूजन, समाज से बहिष्करण, संस्कृति से बाहर कर दिया, किसी चीज में हमारी हिस्सेदारी, ऐसा अगर मेरे साथ होता तो मेरा जीवन दूभर हो जाता। और हमने तो कितने ही वर्षों से ऐसा कर रखा है। तो ये जो बात है, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका अभाव जितना ज्यादा होगा, EI का अगर अभाव है तो क्या होगा? अनैतिकता होगी। इसलिए क्या चाहिए? इसलिए हमको चाहिए इसी अनैतिकता को खत्म करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस। उल्टा चल रहे हैं ना। कल ये तीसरे नंबर पर पढ़ा था, आज इसको पहले डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या था? दूसरा कहा था कि देखिए, दूसरा कारण है हमारे अनैतिकता का, हमारी सोच, हमारा मनोविज्ञान, हमारा नजरिया। हमारे नजरिए हमारे नहीं होते, हमारे नजरिए प्राय हमारे समाजों के होते हैं। आप नागालैंड में पैदा हुए होते तो आपका खाने पीने को लेकर नजरिया अलग रहा होता। आप बढ़िया सांप का पकौड़ा खा रहे होते, बंदर मार के खा जाते। उत्तर प्रदेश से पैदा हुए, बंदर खिलाते कोई बिहार में, तो 3 दिन आत्मशुद्धि में चले जाएंगे। ये क्या हो गया? हनुमान ही खा गए। और वहां एक 16-17 साल का बच्चा वो पेड़ पे चढ़ता और बंदर का शिकार कर लेता है और खा जाता है, उसको कोई ग्लानि। तो क्या वो बच्चा अनैतिक है? क्या उसका नजरिया है जो नागा समाज का नजरिया है। तुम जो खाते हो, जो तुम पहनते हो, जैसे तुम रहते हो, तुम नहीं हो, तुम्हारा समाज है। अगर तुम राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से नहीं रहे होते, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड से रहे होते, तो तुम्हारे संस्कृति IAS में आके या दिल्ली आके IAS की कोचिंग करने की संभावना 70% कम रही होती, क्योंकि उस समाज में IAS को लेकर वो नजरिया नहीं है जो हिंदी भाषी और तमाम भारत के अन्य राज्यों में मौजूद है। तो हमारा नजरिया क्या करता है? ये हमारे खाने पीने, उठने बैठने, जीने, सबके तरीके डिसाइड करता है, कि हमारे आचरण को कंट्रोल करता है। जैसे आज मुझे बता दिया जाए कि बंदर का मांस और बकरे का मांस दोनों बराबर है, और मुझे बायोलॉजिकली सिद्ध भी कर दिया जाए कि दोनों में कोई खास अंतर नहीं, दोनों में जीवन एक स्तर का है, लेकिन मेरा बकरे के मांस को खाने का नजरिया बना हुआ, बंदर खाने का नजरिया नहीं बना, तो भी आप लाख समझा देंगे मुझे, मैं बंदर नहीं खा पाऊंगा। ये जानते हुए कि अगर मैं बकरा खा जाता हूं तो बकरा मारने पर भी उतनी पीड़ा होती होगी जितना बंदर मारने पर होगी, दोनों बराबर है, नहीं खा पाऊंगा। मैं मांसाहारी, लेकिन एक पशु का मांस खा लेता हूं, दूसरे का नहीं खा पाता। तो जब हमारी ये आवृत्तियां बन जाती हैं, तो इन आवृत्तियों से अलग अलग तरह के कार्य होने शुरू हो जाते, वो रिजिड होती, वो हमको क्या करती, वो हमारे पूरे सोच को जकड़ लेती, और फिर हम एक खास तरह का कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी नजरिए या मनोविज्ञान को हम इथिक्स में जिस नाम से पुकारेंगे वो है एटीट्यूड। हम सब अलग अलग एटीट्यूड्स का सेट हैं। हमारे अंदर बहुत सारे एटीट्यूड्स, राजनीतिक प्रणाली को लेके, खाने पीने को लेके, धर्म को लेके, नैतिकता को लेके, संस्कृति को लेके, बहुत सारे एटीट्यूड हमारे अंदर भरे हुए। जब हम पैदा होते हैं तो हमको एटीट्यूड लेके पैदा नहीं होते, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, जहां वातावरण जो हमारा होता है, परिवेश होता है, वो हमारा नजरिया और ढंग तय करता है, और उसी तरीके से हमारा आचरण बनता। तो अगर आपका नजरिया बन गया वो वाला जो नजरिया आज के नैतिक आदर्शों के साथ संगत नहीं है, तो आप फिर उस नजरिए को छोड़कर प्रायः आचरण नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए पूरे दुनिया में आज पेटा की नैतिकता को लागू करना हो, और राइट टू लाइफ को हम कहते हैं कि मनुष्यों के साथ पशुओं के पास भी होना चाहिए। मनुष्य को मारते हैं उसमें जीवन है, पीड़ा होती है, पशु खाते हैं उसमें भी मारते हैं, पीड़ा होती है उसमें। हम राइट टू लाइफ ग्रांट करेंगे पशुओं को। जिस दिन ये ग्रांट करने लगेंगे राइट टू लाइफ, उस दिन क्या दिक्कत आएगी? क्या लोग इसको मानेंगे नहीं क्या नैतिक सैद्धांतिक रूप से कि पशुओं में जीवन होता है?
पशुओं में जीवन होता है, इसको हिंदू, मुसलमान, जैन सब मान लें। लेकिन जब यह बात आएगी कि इसलिए पशुओं में अगर जीवन होता है तो जीव हत्या भी मनुष्य की हत्या के समान है, उसको भी राइट टू लाइफ मिलनी चाहिए, इसलिए मांसाहार करना बंद कर दो। जब अगले स्टेप पर जाएंगे और कहेंगे मांसाहार करना बंद कर दो, तो पाओगे जैनी बड़ी आसानी से, बहुत सारे जैनी बड़ी आसानी से कहेंगे हाँ ठीक है। हिंदुओं में 30, 40, 50% लोग कह देंगे कि हाँ ठीक है, या 20% लोग कह देंगे ठीक है, 80% कहेंगे नहीं नहीं, बिना बकरा खाए कैसे चलेगा काम, मुर्गा तो खाना ही पड़ेगा। और मुसलमानों में शायद 90% मुसलमान कहें कि हम ये नहीं कर सकते, बकरीद कैसे मनाएंगे, उस दिन क्या काटेंगे। ठीक, तो क्या इस आइडिया या ज्ञान में अंतर होगा क्या हिंदू, मुसलमान, जैन में? इस ज्ञान में तो अंतर नहीं होगा कि पशुओं में जीवन है, लेकिन आचरण में तीनों के अंतर होगा, क्योंकि तीनों का नजरिया अलग है। तो उससे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी दुनिया में नैतिकताएं इसलिए भी कमजोर है क्योंकि नैतिकताओं का ज्ञान देने के बावजूद अब नजरिया नहीं बदल पाते उस ज्ञान से, सब अपना अपना नजरिया बना के बैठे हुए। इस कारण से अनैतिकता आती, इसलिए हमको एटीट्यूड को बदलने, उसके बनने की प्रक्रिया, इन सब बातों को समझना पड़ेगा, तभी हम किसी व्यक्ति में नैतिकता ला सकते हैं। अगर नजरिया आपका गलत है तो बिना नजरिए को बदले आप नैतिक किसी आदमी को नहीं बना सकते। और पहली बात आपको बताई थी जानकारी, ज्ञान। जब हम जानते ही नहीं कि सही क्या और गलत क्या है, तो हम गलत काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं क्योंकि हम मानते हैं ये सही है। उदाहरण दिया था 18वीं 19वीं शताब्दी में जब स्त्रियां सती होती थी, उनको सती किया जाता था, तो वहां खड़े होने वाले लोग जब एक स्त्री जलती थी तो सती मैया की जय का नारा लगाते थे। एक स्त्री सामने जल रही है और सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, और हिंदू तो नहीं कहते तब, नाम हिंदू नहीं था, और सती मैया की जय का नारा लगा रहे तो उधर जल रही। क्यों ऐसा करते थे भाई? उनको ज्ञान ही नहीं था। वो मानते थे अपनी संस्कृति का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो नैतिक आदर्श का पालन कर रहे हैं, जबकि वो घोर अनैतिकता का काम कर रहे थे। जब उनको नैतिकता अनैतिकता की समझ ही नहीं थी। आज आप किसी पुरुष को कह दीजिए कि जरा जाइए स्त्री को जलाइए और खड़े रहिए, सती मैया की नारा लगाइए, 10 में से 8 पुरुष अगर किसी स्त्री को जलता देख लेंगे तो हो सकता है वही फेंट कर जाए, देख ना पाए उस बात को। और वो एक समय हमारे देश के सारे पुरुष बड़े आराम से देख लेते थे। ऐसे सती के जान, जब सती होती थी स्त्री तो भीड़ लगती थी कि आज कोई स्त्री सती होने जा रही, भीड़ लगती थी, जिसको आज आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तब एक जो ज्ञान था आपका, वो क्या करता था, जस्टिफाई कर देता था, जस्टिफाई कर देता था कि आप नैतिक आचरण कर रहे हैं। आज हमने समझ लिया कि वो काम नैतिक नहीं है, तो आज उस पर रोक लग गई। तो ये जो तीसरी बात या पहली बात आपको पढ़ाई थी कि नैतिकता तभी आएगी जब पहले आप ये समझें कि सही गलत क्या है। दूसरा, नैतिकता तब आएगी जब हम लोगों के नजरियों को, अगर वो आज के ज्ञान के मानक के अनुरूप नहीं है, नैतिक ज्ञान के अनुरूप नहीं, तो उनको बदलने का हमारे पास मेथड हो, मॉडल हो। और तीसरा, इंसानों में पीड़ा की समझ का दायरा बड़ा हो सके, वो दूसरे वर्गों की भावनाओं की पहचान कर सके। जैसे दुनिया में हमने बहुत सारी चीजों की पहचान करना सीख लिया, केमिस्ट्री पढ़ा तो बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू अलग अलग एलिमेंट्स को पहचानना सीख लिया। फिजिक्स ने हमको दुनिया भर की पहचान दे दी। बायोलॉजी पढ़ा, अलग अलग तरह के किस वर्ग का कौन सा जीव है इसको पहचानना सीख लिया। लेकिन हमने अभी दुनिया में सभी अलग अलग वर्गों की भावनाएं पहचानना मनुष्यों को नहीं सिखाया। इस कारण प्राय वंचित वर्ग की भावनाएं कई बार अलग अलग किस्म के वर्ग पहचान नहीं पाते और इससे अनैतिकता होती है। ये 3 कारण आपको बताए थे। चौथा कारण जिसमें आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो एक हमारा सिलेबस का हिस्सा कौन है जिसमें हमको पढ़ना है, भारत पश्चिम के महान विचारक ना, वो क्या करते हैं विचारक, वो हमको क्या देंगे, ज्ञान देंगे। किसका ज्ञान देंगे, सही और गलत, ह्यूमन इंटरफेस, इसेंस ऑफ एथिक्स, डोमेन ऑफ एथिक्स। इससे सबसे क्या होगा, आपके नैतिक ज्ञान का दायरा बड़ा होगा। उपयोगितावाद पढ़ोगे तो पता चलेगा कि नैतिक अनैतिक का पता कैसे लगाते। कोई भी विचारधारा पढ़ोगे, सुखवाद पढ़ोगे तो पता चलेगा नैतिक अनैतिक का पता कैसे लगाते। तो एक तो जितने थिंकर विचारक, पहला खंड है तुम्हारे सिलेबस का वो ज्ञान का हो गया। दूसरा खंड एटीट्यूड वाला, वो मनोविज्ञान का हो गया। तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस का हो गया। चौथा, किस कारण नैतिकता आती है।
चौथा कारण ढूंढेंगे तो सिलेबस के चौथे हिस्से में जाएंगे। चौथा कारण है, उससे पहले अनैतिकता समझें तब फिर ये कारण पर जाएं। देखिए, नेचर ने हर आदमी को यूनिक बनाया है। यूनिक समान नहीं होता, यूनिक मतलब विलक्षण, अलग अलग किस्म का बनाया है। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, फिलॉसफी पढ़ा होगा, वहां कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत है, उसको पढ़ा होगा। सिद्धांत का नाम है एलिनेशन, अलगाव। कौन बता सकता है? जिन्होंने कहा हां तो बता सकते हो क्या होता है एलिनेशन? पूंजीवाद का भाव बनता है पूंजीवादी प्रणाली में, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसका संसाधनों से अलगाववाद हो जाता है। संसाधनों से, उत्पादन से वो एक वस्तु की तरह व्यवहार करने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका समय से भी अलगाव हो जाता है। और ठीक है, देखो एलिनेशन का, अलगाव का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है मनुष्य का मानवीयता से अलगाव। मनुष्य में कुछ मानवीय तत्व हैं, मनुष्य का एक इसेंस है। अगर आप मनुष्य होते हुए भी शरीर से देखने में तो मनुष्य लगे, लेकिन आप डीह्यूमनाइज हो जाएं, डीह्यूमनाइज, मनुष्य होने के बावजूद मनुष्य जैसा कोई व्यवहार ना करें। जैसे आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, पुणे एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं। आप पुणे जा रहे हैं महाबलेश्वर घूमने, और आपने देखा कि रोड के किनारे एक कार का एक्सीडेंट हो गया, अभी भी एक्सीडेंट हुआ है, और आपने देखा कि वहां कोई अभी मदद के लिए पहुंचा नहीं है। आपके पास कार है, उसमें 2-3 लोग हैं। आप देखते हैं उस घटना को, दुर्घटना को, और उस दुर्घटना को देखने के बावजूद आपने अपनी यात्रा रोकी नहीं, आप ट्रैवल करते चले गए। 90% लोग ऐसा ही करते हैं। वो तो अगर हाईवेज के बगल अलग अलग, एक्सप्रेसवे के अलग बगल अलग अलग गांव ना हो तो शायद आदमी मर जाए बिना मदद के, कोई कार रुकती नहीं। क्यों नहीं रुका? उन्हीं का जैसा एक इंसान दुर्घटना में घायल होकर तड़प रहा है, कार धीमी की, कहा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं कोई बचा है या, देखने तक की जहमत नहीं उठाई। क्या हो गए? मानव होने के बावजूद, जो मानव के रूप में हमारे भीतर मूल्य होने चाहिए थे, संवेग होने चाहिए थे, नैतिकता होनी चाहिए थी, वो सब क्या हो गई? अलग हो चुकी। इसको कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन। इंसान के भीतर केवल जैविक तत्व रह गया, इंसानियत खत्म हो गई। इसको डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं, अमानवीकरण। मनुष्य का अमानवीकरण हो जाए। मार्क्स का मैंने जिक्र किया तो मार्क्स कहता है पूंजीवाद ऐसा ही कर रहा है। मार्क्स कहता है कि ऐसा समय आएगा, पूंजीवाद ऐसा करेगा कि हर आदमी केवल पैसा कमाना चाहेगा। जिस काम में पैसा होगा लोग वही करना चाहेंगे। कल अगर सिविल सेवा में ऐसा हो जाए कि एक भी पैसा घूस नहीं मिलेगा, अब पावर भी नहीं रह जाएगा, एकदम सब जनता जागरूक हो जाएगी, एक भी तुम्हारे पास ऐसा कोई पावर नहीं इसका इस्तेमाल कर सको क्योंकि जनता अपने अधिकारों से, तो जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाली भीड़ है 90% छट जाएगी। कहेंगे पैसा ही नहीं, क्या करेंगे जाके? तो तुम सिविल सेवा के लिए नहीं जाते, सिविल सेवा में मौजूद पैसे और पावर के लिए। तो जहां जहां पैसा होगा, जहां जहां पावर होगा, वहां लोग जाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, पढ़ते लोग इंजीनियरिंग है, आईआईटी जा रहे हैं, बने इंजीनियर, और इंजीनियर बनने के बाद दे रहे हैं आईएएस। पढ़ाई की, डॉक्टरी की, फिर दे रहे हैं, सब आईएएस बनना चाहते हैं। इंजीनियर आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर आईएएस बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट वाले आईएएस बनना चाहते हैं, इतिहास पढ़ने वाले आईएएस बनना चाहते हैं, दर्शन पढ़ने वाले आईएएस बनना चाहते हैं, सब आईएएस बनना चाहते हैं, क्योंकि सबकी सोच एक हो गई। इसका मतलब
पैदा तो हम सब अलग अलग तरीके से हुए थे। किसी के अंदर ईसेंस रहा होगा साइंटिस्ट बनने का, किसी के अंदर ईसेंस रहा होगा कलाकार बनने का, चित्रकार, संगीतकार, एक्टर, खिलाड़ी। लेकिन पूंजी के दबाव ने, पूंजी कमाने के हमारे एक समान सोच ने क्या कर दिया, पता नहीं कितने चित्रकार, कितने कलाकार मार दिए। वो सब मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में आके आईआर पढ़ रहे हैं, खत्म हो गए। तो इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में आप बिना रुचि के काम कर रहे होते हैं। 80% यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे यूपीएससी की तैयारी को बोझ मानते हैं, क्योंकि असल में उनका एप्टीट्यूड, उनकी रुचि इसमें है नहीं, लेकिन वो मजबूरी पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पावर चाहिए, उनको पैसा चाहिए। पढ़ने में उनको मजा नहीं आता, यूपीएससी की तैयारी में मजा नहीं आता, यहां तक कि जब नौकरी करेंगे उसको भी एंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन यहां क्यों आए? यहां इसलिए आए, रुचि ना होने के बावजूद क्यों आए? यहां इसलिए आए क्योंकि रास्ता आपको पावर की तरफ, पैसे की तरफ ले जाएगा। तो बताओ, जब किसी संस्था में ऐसे लोग भरने लगे जो उस संस्था में अपनी मर्जी या रुचि से नहीं जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में वो लोग टीचर बन जाएं जिनका पढ़ाने में मन ही नहीं लगता, प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर लिया और अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां लेके बच्चे पढ़ाने को कौन कहे, अपनी खुद ही किताब लेके जाते हैं, गाइड, वहां संस्कृति का नोट्स लेके जा रहे हैं, क्लास में बच्चे पढ़ाने के बजाय खुद ही नोट्स खोल के पढ़ रहे हैं, वहां सेटिंग कर ली अपने कॉलेज में, स्कूल में, और दिल्ली चले आए, किसी अधिकारी को 10-5 हजार रुपया महीने में जा रहा, प्रधान को सेट कर लिया। तो क्यों गए थे टीचर बनने भाई? इसका टीचर बनने का उनमें कोई रुचि नहीं है, फिर भी टीचर बन गए। तो जब किसी देश में, किसी समाज में एलिनेशन या अलगाव हो जाता है, एक तरह के लोग सोच वाले हो जाते हैं, उनकी अपनी विशिष्टता के आधार पर लोग काम नहीं करते, तो संस्थाओं में वो लोग जाने लगते हैं जो उस संस्था के लिए बने नहीं थे। जो टीचिंग के लिए नहीं बने वो टीचिंग में घुस गए, जो राजनीति के लिए नहीं बने वो सब राजनीति में आ गए। राजनीति किसको बनना चाहिए? जो जनता का सेवक हो। कौन आ रहा राजनीति में? व्यवसायी, उद्योगपति, माफिया, बिल्डर, ठेकेदार, ये सब कहां है? राजनीति में। राजनीति में आ गए व्यवसायी, व्यवसाय में चले गए राजनेता। सारे राजनेताओं का कॉलेज है, सारे राजनेता कोई ना कोई बिजनेस उनकी फैमिली कर रही है। व्यवसाय में राजनेता चले गए, राजनीति में व्यवसायी आ गए, ठीक है। टीचर आ गया कमाने वाली जगह पर, डॉक्टर आ गया पैसा कमाने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चला गया ना। जो तमाम अलग अलग तरह के लोग थे वो आईएएस में आ गए। तो इसका मतलब है कि अब जो संस्थाएं थी उनमें जो सदस्यता होनी चाहिए थी जिसकी, उससे इतर रुचि और क्षमता रखने वाले लोग उस संस्था के सदस्य बन गए। तो हर संस्था का क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कौन कर सकता है? जिसमें उस संस्था के अनुरूप रुचि हो, जिसमें उस संस्था के काम करने के अनुरूप गुण हो। लेकिन अगर राजनीति में कौन जा रहा है? ठेकेदार, बिल्डर, माफिया, तो क्या वो संसदीय प्रणाली के अनुरूप रुचि रखता है? क्या उसका जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों या पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे में कोई रुचि या उसका कोई आस्था है? नहीं। तो क्या करेगा वो सांसद जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखता, लोकतंत्र में चला जाएगा तो लोकतंत्र के आचार संहिता का पालन नहीं करेगा। तो जब ये क्रिस क्रॉसिंग होती है, हम सब अलग अलग संस्थाओं में घुस जा रहे हैं, जो संस्थाओं का इंटाइटलमेंट हमारा नहीं, उसकी अधिकारिता हमारी, तो बड़े व्यापक पैमाने पर अनैतिकता पैदा होती। क्या पढ़ा था आपने? इथिक्स आया है हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। गुणवत्ता कब बढ़ेगी? जब उसमें काम करने वाले लोग उसमें मन लगा के काम करेंगे, उनकी रुचि होगी उसकी आचार संहिता का। और संस्थाओं में कौन लोग घुस गए जिनकी उसमें रुचि, जन सेवा में रुचि है ही नहीं। आईएएस कौन से लोग बन गए? जो पैसा कमाने के लिए गए हैं। तो आईएएस में जो प्रशासन के मूल्य हैं उनका पालन नहीं होगा, तो प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता कम होती चली जाएगी। इस कारण से अनैतिकता का संकट है। किसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। दुनिया में हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना है। तुमने अगर कभी एनडीए या सीडीएस दिया होगा या तुम्हारे किसी साथी ने दिया होगा, तुम पाओगे कि उसका रिटन एग्जाम बड़ी आसानी से लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर जब एसएसबी के लिए जाते हैं तो फेल कर जाते हैं। क्यों फेल कर जाते हैं? क्योंकि एसएसबी के लिए जब जाते हैं तो वहां 3-4 दिन में परखा जाता है कि तुम सेना में जाने लायक हो या। ज्ञान तो तुम्हारा था, भूगोल का, रीजनिंग का पेपर क्रैक करके आ गए,
लेकिन भूगोल रीजनिंग तो हम वहां नहीं देखेंगे सेना में, वो तो एक सामान्य तुम्हारे क्षमता का परीक्षण हमने कर लिया। अब हम देखेंगे 5 दिन तुम्हारा एप्टीट्यूड। हमने दिखाया, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं अक्सर, कि हमने दिखाया एक बच्चे को सूरज का चित्र और कहा इस पर कुछ लिखो। बच्चा साहित्यकार है, उसने सूरज का चित्र देखा और सौंदर्य रस में उसका वर्णन करना शुरू कर दिया कि उगता हुआ सूरज सृष्टि का प्रतीक है और उसकी लालिमा, अब जो भी जो बताया उसकी कल्पना जहां जहां जाए। बच्चा लिखा तो अच्छा उसने, लेकिन क्या इस तरह का श्रृंगारी आदमी, सौंदर्य रस में आस्था रखने वाला आदमी उत्तर बढ़िया लिखा है, क्या सेना में जाना चाहिए? तो क्या होगा, वो उस एग्जाम में फेल कर जाएगा, आंसर अच्छा लिखने के बावजूद, क्योंकि उसका आंसर सही है लेकिन उसका एप्टीट्यूड सेना वाला नहीं है। तो जब हम दुनिया में संस्थाएं बनाते हैं तो उन संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमको उनके अनुरूप, उनके एप्टीट्यूड के अनुरूप लोग चाहिए जो उन संस्थाओं को चलाएं। जब हमारे पास इसी एप्टीट्यूड से इतर लोग आ जाते हैं तो उस संस्था के मूल्यों और आचार संहिताओं का पालन नहीं करते, परिणाम स्वरूप हमको हर संस्था में अनैतिकता दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चौथा कारण जो अनैतिकता का है उसका नाम है अभिरुचि। अभिरुचि इंग्लिश में इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। अगर आपके भीतर सिविल सेवा का एप्टीट्यूड नहीं है और फिर भी आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं और आपने पूरी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ के, आपने इंटरव्यू के लिए बढ़िया जवाब रट के तैयार कर लिए, आपने एथिक्स के पेपर में धोखा देने के लिए, अपने आप को नैतिक भी दिखाने के लिए आंसर तैयार कर लिए और आप किसी तरीके से एथिक्स में फर्जी आंसर लिखकर इस परीक्षा में पास करके सिविल सेवा में चले गए, तो आपने असल में उस संस्था की सत्ता ले ली जिस संस्था में काम करने का आपका एप्टीट्यूड नहीं था। आप सेवा का भाव रखते ही नहीं, निहायत स्वार्थी आदमी, लेकिन आपने कहा कि हम परार्थी हैं और परार्थी होने का क्लेम करके आप इस संस्था में शामिल हो गए। तो जब किसी राज्य में या किसी संस्था में हमारी उस संस्था की सदस्यता देने वाली प्रणाली ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती और वो उस संस्था में उन लोगों को भी सदस्यता दे देती है क्योंकि हमारा मैकेनिज्म फिल्टर करने का ठीक से काम नहीं कर रहा, उन लोगों को सस्ता दे देती है जिनका एंटाइटलमेंट उस संस्था का नहीं है, तो एक खास किस्म की अभिरुचि रखने वाले लोगों के बजाय दूसरे किस्म की अभिरुचि रखने वाले लोग उस संस्था में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप उस संस्था की नैतिकता खत्म होती चली जाएगी। दुनिया में मौजूद अनैतिकता का एक कारण है अभिरुचि से इतर संस्था की सदस्यता। अभिरुचि से इतर संस्था की सदस्यता, इसका एक एग्जांपल देता हूं कैसे ये नहीं होता है। जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम कभी पढ़ोगे तो वहां 3 लेवल है, रियल शूले, हॉप शूले और जिम्नेजियम। इनमें जैसे मान लो तुम्हारा मन है कि तुम हायर स्टडीज में नहीं जाना चाहते, इंजीनियर नहीं बनना चाहते, और पाया तुमने कि 10वीं तक की पढ़ाई अगर हम कर ले तो हम माली बन जाएंगे, गार्डनर बन जाएंगे, माली। तुमने 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी और माली बन गए। अब तुम्हारे साथ का कोई एक और साथी है जिसने आगे की पढ़ाई की और इंजीनियर बन गया। अगर वो इंजीनियर बन जाए और तुम माली बन जाओ और तुम्हारे इंजीनियर या माली बनने के बाद दोनों के विवाह के जो रिश्ते आए उनमें बहुत फर्क हो, इंजीनियर को पूरा समाज कह रहा हो शादी कर लो हमारी बेटी से,
माली को कोई पूछ ही नहीं रहा है। माली कमा रहा हो दिन में 300 रुपया, इंजीनियर कमा रहा हो दिन में 5,000 रुपया, तो फिर कोई माली क्यों बनना चाहे? फिर सब इंजीनियर बनना चाहेंगे। वो लोग भी इंजीनियर बनना चाहेंगे जिनमें एप्टीट्यूड माली बनने का, जिनको पेड़ पौधे फूल पत्ती अच्छा लगता था, वो सब भी पेड़ पौधे फूल पत्ती के बीच काम नहीं करेंगे और कहां चले जाएंगे? इंजीनियर बनने के लिए। इसलिए क्या है सारे यूरोपीय देशों में, 10वीं क्लास के बाद तुमने काम छोड़ दिया, माली बन गए और तुम्हारी सैलरी इंजीनियर के बराबर है कम बेस। टॉप नॉच जब इंजीनियर होगा ऊपर जाएगा तो उसकी सैलरी तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन जब तुम एंट्री लेवल पर जाते हो तो माली और इंजीनियर की सैलरी बराबर है। जिसने, और समाज कैसा है, लड़की या लड़के को जिससे प्रेम हुआ उससे विवाह करता है। वो ये नहीं देखता कि इंजीनियर है या माली है, क्योंकि हर काम की गरिमा बराबर है। काम से मिलने वाला पैसा भी अगर थोड़ा बहुत अलग हुआ तो भी काम की गरिमा बराबर है। आप ट्रक ड्राइवर से भी वैसी भाषा में बात करते हैं जैसे इंजीनियर से, ब्यूरोक्रेट से भी उसी भाषा में बात करते हैं जैसे माली। हमारे यहां जब ब्यूरोक्रेट का एप्लीकेशन लिखते हैं हम तो लिखते हैं सेवा में श्रीमान जी सविनय निवेदन है, और कहते हैं जनसेवक है, सेवक है हमारा, और लिख रहे हैं सविनय निवेदन है। और फिर लिखते हैं कि अगर आप फला काम कर देंगे तो आजीवन आपका ऋणी रहूंगा, आपका आज्ञाकारी। कभी अपने माली को ऐसे कहा है कि आदरणीय माली जी, ठीक है, सेवा में सविनय निवेदन है कि हमारे सामने वाले लॉन में घास बहुत बढ़ गई है, इसकी कटिंग कर दीजिए, मैं आपका जीवन भर आभारी। कहते हो? इसका माली के लिए अलग भाषा, ब्यूरोक्रेट के लिए अलग भाषा, दोनों से बातचीत करने का लहजा। तो अगर तुम्हारी भाषा अलग है, सम्मान अलग अलग व्यक्तियों का अलग है, उनकी कमाई अलग अलग है, उनसे विवाह कौन करेगा इसकी अधिकारिता अलग अलग है, तो फिर तो लोग वही बनना चाहेंगे ना जिसको बनने पर उनका विवाह अच्छा होगा, उनके चॉइस का दायरा बड़ा हो जाएगा, उनकी कमाई। इसलिए जितने विकसित देश हैं उन विकसित देशों में काम की गरिमा बराबर है, भाषा समता मूलक है, हर आदमी के साथ उसी भाषा का इस्तेमाल होता है। पढ़ाई लिखाई के अलावा हमारी स्किल, हमारे कौशल का महत्व है। 10वीं क्लास मैंने करके छोड़ दिया, मेरे पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो मैं उतना ही सम्मान पाऊंगा जो एक दूसरा आगे की पढ़ाई करने वाला पा रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हर संस्था में जाने के लिए लोग अपनी रुचि के अनुसार सदस्यता लेना चाहते हैं, क्योंकि किसी संस्था में जाने या ना जाने से आपके सम्मान, अस्मिता, विवाह, सामाजिक संबंध, इन सब का निर्धारण नहीं हो रहा। लेकिन जिन मुल्कों में, जिन समाजों में संस्थाएं असल में हमारे सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारी हकदारी, हमारे रुपए पैसे, हमारी सामाजिक स्वीकार्यता को निर्धारित करने लगती हैं, तब परिणाम स्वरूप कुछ संस्थाएं ऐसी एलिट किस्म की बन जाती है इसमें हर कोई जाना चाहता है, और तब ऐसे लोग भी उसमें जाना चाहते हैं जो उन संस्थाओं के लिए बने नहीं। नेचर ने हमको यूनिक बनाया, किसी को कलाकार बनने के लिए बनाया है, किसी को चित्रकार बनने के लिए बनाया है, किसी को शिक्षक बनने के लिए बनाया है, किसी को ब्यूरोक्रेट बनने के लिए बनाया है, किसी को खिलाड़ी बनने के लिए बनाया है। अगर सब जो नेचर ने बनाया है वही सब लोग परसू करें तो दुनिया में नैतिकता का संकट नहीं होगा, क्योंकि लोग वो काम करेंगे जिनमें उनकी रुचि। तो टीचिंग में मेरी रुचि है, इसलिए मैं टीचिंग करने गया तो मैं क्लास में टाइम से जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाने में मुझे मजा आएगा, तो मैं उस संस्था का मूल्य, गुणवत्ता बढ़ा दूं। ये जो आइडिया है इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। तो क्या माना जाता है कि दुनिया में अनैतिकता इसलिए भी है, या जहां जहां अनैतिकता इसलिए भी है, जहां कम है वहां इसलिए है अनैतिकता कम क्योंकि वहां एप्टीट्यूड का उल्लंघन नहीं हो रहा है, और जहां अनैतिकता ज्यादा वहां इसलिए हो रहा है, अनैतिकता इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां संस्थाओं की सदस्यता गलत लोग ले रहे हैं जो उन संस्थाओं के लिए बने नहीं। इसलिए तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे हेडिंग में भी क्या है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तुम्हारा एप्टीट्यूड नहीं तो इस सेवा में नहीं आना चाहिए, या किसी सेवा में जो उस एप्टीट्यूड के खिलाफ नहीं आना चाहिए ना। समझ में आई? तो ये चौथा कारण है। इसलिए क्या चाहता है पेपर, कि तुम इस एप्टीट्यूड को समझो और इथिक्स में इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसको समझो। तो सिलेबस में पहला हिस्सा ह्यूमन इंटरफेस का, दूसरा हिस्सा एटीट्यूड का, मैंने ईआई पहले बता दिया लेकिन एप्टीट्यूड उसके पहले है, तो तीसरा हिस्सा मान लो ईआई का, तो चौथा हिस्सा एप्टीट्यूड का। ये करते जाएं, पहले हिस्से में हम तुमको ज्ञान दे दें, दूसरे हिस्से में तुम्हारा नजरिया बदल दें,
तीसरे हिस्से में तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता पैदा कर दें, और चौथे हिस्से में ये सुनिश्चित कर दें कि जो जिसकी अभिरुचि रखता है उसी संस्था में जा पाए। तो क्या हो गया, अनैतिकता कम होती चली जाएगी। तो ये नैतिकता को ले आने और अनैतिकता को दूर करने का जरिया। पांचवा कारण, पांचवें कारण के बाद फिर हम प्रवेश कर जाएंगे थोड़े अप्लाइड हिस्से में। पांचवें कारण तक ये बात चलेगी। पांचवा कारण है फाउंडेशनल वैल्यूज। संस्थागत या तो मूल्यों का अभाव या उनको लागू करने का प्रभावी ढांचा ना होना। संस्था आपने बना ली, उसके लिए मूल्य आपके पास है ही नहीं, वर्क कल्चर है ही नहीं, और अगर मान लीजिए है भी तो वो मूल्य आएंगे कैसे उस संस्था में? मूल्य का नाम तो लिख दिया आपने, आएंगे कैसे, इंश्योर कैसे करेंगे कि उन मूल्यों का पालन हो? इसके लिए आपके पास प्रभावी ढांचा, जैसे तुम कहते हो लोकतंत्र में कि जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए उत्तरदायी होंगे। क्या करते हो? अकाउंटेबिलिटी का मूल्य तुमने लोकतंत्र में शामिल कर रखा है, लेकिन 5 साल तक कोई अगर अकाउंटेबल ना हो चुनाव जीतने के बाद, तो क्या कर लोगे उसका? 5 साल के बाद हो सकता है एक बार वोट देते समय तुम उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कर लो, उसको चुनाव हरा दो, वो भी तब जब वो उसी विधानसभा या लोकसभा से दोबारा चुनाव लड़ेगा। अगर उसने अपना चुनाव क्षेत्र बदल दिया, तो इस बार यहां से लड़ा था और अगली बार कहीं और चला गया, तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी का नियम फेल हो गया। तो अगर आप उत्तरदायित्व नाम का मूल्य मान लीजिए लोकतंत्र में ले ही ना आए, तो भी लोकतंत्र में आपको जनसेवक नैतिक आचरण करते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उत्तरदायित्व है ही नहीं। और मान लीजिए आप ले आ भी दिए, आपने कह दिया कि लोकतंत्र में हर जनप्रतिनिधि उत्तरदायी होगा जनता के लिए, लेकिन वो जनता के लिए उत्तरदायी होगा कैसे? क्या आपने राइट टू रिकॉल दिया? क्या आपने राइट टू रिजेक्ट दिया? आपने हमको वापस बुलाने का अधिकार नहीं दिया, चुनने का अधिकार दे दिया। 5 साल तक खराब काम करे, हम उसको वापस ही नहीं बुला सकते, हम उस प्रत्याशी को आगे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या होगा? तब वो उत्तरदायित्व तो आपने बताया तो है, लेकिन उस उत्तरदायित्व को लागू करने का कोई प्रभावी ढांचा आपने नहीं बनाया। तो दुनिया में अनैतिकता क्यों है? क्योंकि या तो हमारे पास मूल्य ही नहीं है, और या मूल्य है तो उनको लागू करने का प्रभावी ढांचा नहीं। कौन कौन से मूल्य? जैसे सत्यनिष्ठा, कहते हैं लोगों को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अरे सत्यनिष्ठ लोग नहीं बनेंगे तो क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई तरीका है कि लोगों को सत्यनिष्ठ बनने की तरफ ले जाओगे? नहीं बनेंगे तो उनकी पहचान कर पाओगे, उनको दंडित कर पाओगे? कोई तरीका है, कोई मॉडल है? अगर मॉडल नहीं है तो फिर आपको नैतिकता नहीं मिलती। तो पांचवा जो संकट है वो किसका है? मूल्यों का। मूल्यों के ना होने या मूल्यों के प्रभावी तरीके से लागू ना होने, 2 संकट के कारण अनैतिकता आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि आपने मूल्य बना दिए, लेकिन उनको लागू कैसे करेंगे ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे। जैसे आप पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे आगे, अभी तक हमारे पास सिविल सेवकों के लिए कोई नैतिक संहिता या आचार संहिता नहीं है। उस पर बहुत बार प्रपोजल बना कि ऐसा होना चाहिए, सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट कुछ है, लेकिन व्यापक तौर पर उसको इंप्लीमेंट करने का कोई नैतिक संहिता का ढांचा कुछ ऐसा भी हमारे पास नहीं है। मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए तो स्थिति और खराब है। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आप नैतिकता नहीं ले आ पाएंगे। इस तरह के मूल्यों में, जैसे मैंने कहा, आपके सिलेबस में बहुत सारे मूल्य हैं। सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता है, गैर तरफदारी है, एक लंबी लिस्ट है।
ऊपर वाली बात व्यक्ति केंद्रित ज्यादा थी ना? कि व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति में संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसकी अभिरुचि के अनुसार उसका संस्था का चयन होना चाहिए। ये वाली बात व्यक्तिगत कम संस्थागत ज्यादा है कि दुनिया में अनैतिकता इसलिए भी है क्योंकि हम संस्थाएं नहीं बना पा रहे। संस्थाएं जो बनाई उसमें या तो मूल्य है नहीं, और अगर मूल्य है तो उनको लागू करने का प्रभावी ढांचा नहीं। इस कारण से अनैतिकता का एक कारण संस्थागत भी है, कुछ कारण व्यक्तिगत है कि संवेदनशीलता कम है, ज्ञान नहीं है, तो कुछ कारण संस्थागत भी है। इस तरह के कारण को भी अगर हम दूर कर पाए कि हम निष्पक्षता लाएंगे कैसे, कोई संस्था बनाएंगे तो उसमें निष्पक्षता कैसे इंश्योर करेंगे, क्या है, कैसे इंश्योर करेंगे कि उसमें गैर तरफदारी आए। अगर हमारे पास तरह का कोई कंप्लीट मॉडल, होलिस्टिक मॉडल हो, तो हम बहुत सारे अनैतिकताओं को जो मूल्यों के अभाव से पैदा हो रही है उसको रोक सकेंगे। इसलिए तुम्हारा सिलेबस फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज का एक खंड इसमें जुड़ा हुआ है। जिन मूल्यों को तुमको पढ़ना है, उन मूल्यों को पढ़कर तुमको देखना होगा मूल्य बनते कैसे हैं, वो मूल्य आज क्यों नहीं है, उनको वापस कैसे लाया जा सकता है, उसकी मुख्य बाधाएं। ये सारी बात अगर तुम पढ़ोगे तो मूल्यों के स्तर पर पैदा होने वाली अनैतिकता के समाधान का भी कुछ तरीका तुम्हारे पास तैयार होगा। जितनी ऐसी बातें तुम पढ़ते जाओगे, इसका मतलब उतने तरह की अनैतिकता दूर करने में तुम सक्षम होते चले जा रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे 5 खंड हैं जो सिलेबस में जुड़े हैं। एक खंड मूल्य का, एक खंड एप्टीट्यूड का, एक खंड इमोशनल इंटेलिजेंस का, एक खंड एटीट्यूड का, और एक खंड थिंकर्स, विचारधारा, नैतिक ज्ञान का। ये 5 खंड अगर जुड़ जाएं, मूल्य आ जाए, उनको लागू प्रभावी तरीके से करना हम सीख जाएं, उनको समाज में, व्यक्ति में, संस्थाओं में ले आ पाए, हम संस्थाओं में उन्हीं व्यक्तियों को भेजें जो संस्था के लिए बने हुए हैं, दूसरे को जाने ना दें, व्यक्तियों में संवेदनशीलता का विकास कर सकें, लोगों का नजरिया अगर गलत है तो उसको बदलने के लिए हमारे पास प्रभावी मॉडल हो, और सही गलत की लोगों को पहचान हो। तो 5 बड़े तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अनैतिकता को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस लिहाज से तुम्हारा सिलेबस क्या है, आपस में जुड़ा है। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, 5वां खंड आपस में जुड़ा है। तो ये सिलेबस एक होलिस्टिक आइडिया पर काम कर रहा है। यहां तक तो तुम्हारा सिलेबस है जो एक यूनिट है, इसके बाद एक दूसरी यूनिट है। जो ऊपर तक की पढ़ाई तुम करोगे ये सामान्य है, ये किसी भी एथिक्स के विद्यार्थी के लिए कॉमन है। लेकिन मान लो इस कक्षा में जब मैं एथिक्स की क्लास लेने आता और ये कक्षा डॉक्टर्स की होती, वुड बी ब्यूरोक्रेट्स की नहीं, या जो ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं उन लोगों की ना होती, तो इसके बाद क्या करना चाहिए था, फिर मुझे बायो एथिक्स पढ़ानी चाहिए थी। इसके बाद ये सब बताने के बाद कि मूल्यों का संकट क्यों है, डॉक्टर आज नैतिक क्यों नहीं है, या लोग नैतिक क्यों नहीं है, ये सब बताने के बाद फिर मुझे बताना चाहिए था कि हमारे सामने आज मेडिसिन के क्षेत्र में किस तरह के नैतिक चुनौतियां हैं, कैसे हम हॉस्पिटल्स में नैतिकता लेकर आए, कैसे इस प्रोफेशन में नैतिकता लेकर आए। तो ठीक इसके बाद जो हिस्सा 5वें खंड के बाद है वो कौन सा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, सिविल सेवकों के लिए। आप जाना चाहते हैं कहां, सिविल सेवा में, तो हम चाहते हैं कि प्रॉबिटी जो हमारे शासन के ढांचे में, शासन में शुचिता, शासन में काम करोगे ना, तो शासन में शुचिता कैसे आएगी, शासन में शुचिता को मजबूत करने के उपाय क्या होंगे, शासन में शुचिता में कमी क्यों है। बाद के जो 2 हिस्से हैं तुम्हारे सिलेबस के, वो 2 हिस्से किसके हैं, वो 2 हिस्से एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, या कह लो प्रशासनिक नैतिकता। इसमें क्या उम्मीद है तुमसे, इसमें भी उम्मीद वही है। पहले क्या है, पहले पूरे शासन के ढांचे में अनैतिकता के कारणों का पता लगाओ। जैसे तुमने सामान्य अनैतिकता के कारणों का पता लगाया, अब कहां, अब शासन और प्रशासन, इसमें अनैतिकता के
कारणों की पड़ताल, इसकी डायग्नोसिस। इसमें दुविधाएं किस किस्म की हैं? चुनौतियां क्यों हैं, अनैतिकता क्यों है, दुविधाएं कैसी हैं, सारा पता लगाओ। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि इसको एक शब्द से अगर सूचित करना चाहें तो हम कह दें हमारे शासन की सारी संस्थाओं में क्या आ गया है? भ्रष्टाचार आ गया, करप्शन आ गया। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम भ्रष्टाचार को सारी अनैतिकता का समानार्थी मान ले रहे हैं। जहां जहां अनैतिकता बोल रहे थे क्या बोलेंगे आगे? भ्रष्टाचार। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो इसका मतलब होगा कि अगर हम इस तरह की बात पढ़ने जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? तब हमको देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है, लोग भ्रष्ट बन क्यों रहे हैं, और अगर लोग भ्रष्ट बन रहे हैं तो हम उनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, और हम लोगों को भ्रष्ट बनने से रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, नैतिकता की प्रेरणा कम क्यों हो रही। हमको इस पूरे भ्रष्टाचार के तमाम किस्म के कारणों का क्या करना पड़ेगा? पता लगाना पड़ेगा। और मान लीजिए यहां भी आपने क्या पता लगाया कि यहां इसके, मान लीजिए आपने पहले की तरह ही कह दिया कि इसके 5 कारण, तो क्या होगा? तब आपका नीचे का पूरा सिलेबस उसी 5 कारण का समाधान है। जैसे आपने मान लिया कि कह दिया कि भ्रष्टाचार इस कारण से है कि हम कोई फाइल लेके जाते हैं दफ्तर में और कोई आईएएस या ब्यूरोक्रेट हमारी फाइल को जब तक चाहे तब तक दबा के रखे रहेगा, जब तक हमसे घूस नहीं ले लेगा तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपने क्या पता कर लिया कि इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी में टाइम बाउंड तरीके से डिलीवरी देने की कोई गारंटी नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कोई दबाव नहीं कि आज अगर मैंने अप्लाई किया तो आज से घड़ी टिक टिक करना शुरू हो जाए और 10 दिन के भीतर तुमको फाइल क्लियर करनी हो। अगर हम नागरिकों को कोई ऐसी गारंटी दे दें कि तुम्हारी जो फाइल होगी अगर किसी विभाग में अप्लाई करोगे तो 20 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी, 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी, और ब्यूरोक्रेट और सरकारी कर्मचारियों क्या कह दें कि 15 दिन में फाइल क्लियर अगर नहीं हुई तो इसका जुर्माना तुमको देना पड़ेगा। एक फाइल पर मान लीजिए हमने 2000 रुपए जुर्माना लगा दिया। एक ब्यूरोक्रेट की सैलरी मान लीजिए 70,000 80,000 है शुरुआत में, और उसने 40 फाइल लेट से क्लियर की, 80,000 जुर्माना लग गया। 70,000 सैलरी मिली, 10,000 घर जमा किया, तो क्या करेगा अगले महीने से? अगले महीने से एकदम टाइम से फाइल निपटाना, क्योंकि ऐसे तो नौकरी भी करेगा और अपने घर से पैसा भी देगा। तो अभी क्या है? अभी ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा है, हमारी फाइल को डिले उसको लटकाए हुए है, और खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है नागरिक को ब्यूरोक्रेट का। तो आप अगर चाहते हैं कि करप्शन हट जाए तो क्या करिए? ब्यूरोक्रेट की घूस मांगने की ताकत खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म कर पाएंगे? ब्यूरोक्रेट को बता दीजिए कि एक बार फाइल अप्लाई हो गई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का मतलब है कि अब प्रोसेस में प्रक्रिया शुरू हो गई, तुमने सारे कागज चेक करने के बाद ही फाइल एक्सेप्ट की है। और अगर तुमको लगता है कि उस लेवल पर कोई दिक्कत है तो उसको ऑनलाइन कर दो कि सारे कागज जमा होते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे और ग्रीन टिक होता चला जाएगा। सारे कागज अपलोड हो गए, फाइल चली गई। फाइल अगर हमारी आज चली गई 3 बजे 3:30 बजे 29 मार्च को, तो 15 दिन बाद ठीक मुझे ये सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी का मेरे घर मिल जाना चाहिए। इससे ज्यादा वो रोक तो क्या होगा? तो ब्यूरोक्रेट घूस मांगेगा ही नहीं और मैं घूस दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 15 दिन में तुमको मेरा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या होगा? इसको कहते हैं सिटीजन चार्टर, कि एक ऐसा चार्टर बनाओ जिस चार्टर में सेवाओं की गारंटी दे दे। जब गारंटी हो जाएगी कि नागरिकों को यह सेवा अमुक दिन में इतने गुणवत्ता के साथ मिलेगी और ये उस सेवा को देने के लिए जिम्मेवार होंगे, तो ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही ये सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट शासन प्रशासन में मौजूद अनैतिकताओं के कारणों का पता लगाता है कि अनैतिकता या भ्रष्टाचार इस कारण से है
क्योंकि ब्यूरोक्रेट समय से काम नहीं करते, काम करने के बदले घूस मांगते हैं। तो अगर हम इसी समस्या के निदान के लिए सिटीजन चार्टर जैसा एक कानून बना दें और सभी विभागों में इसको लागू कर दें, जहां सेवाओं को समय के भीतर और एक निश्चित गुणवत्ता के साथ देना पड़ेगा, तो ना लोग घूस देंगे ना ब्यूरोक्रेट घूस मांग पाएंगे। इससे भ्रष्टाचार को हम क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। और परिणाम क्या होगा, इससे हमारे शासन में नैतिकता की जगह यहां शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, सुचिता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रॉबिटी। प्रॉबिटी आ जाएगी। तो जैसे शुरू में हम कह रहे थे आदमी को नैतिक बनाना है, यहां शासन को क्या बनाना है, शासन को सुचिता पूर्ण बनाना है, प्रॉबिटी वाला बनाना है। तो क्या पता करें शासन में सुचिता कहां कहां से कमजोर हो रही है। क्या पता किया कि शासन में सुचिता कमजोर हो रही है, भ्रष्टाचार से। तो क्या पता कर लें भ्रष्टाचार आता किन किन कारणों से। जितने कारणों से भ्रष्टाचार आता है उन्हीं का समाधान है तुम्हारा छठा और सातवां टॉपिक। पूरे शासन के ढांचे को कैसे आदर्श के करीब पहुंचाया जाए, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें तमाम काम चोरी, इस तरह की तमाम बातों को हम बाहर निकाल दें और इससे हम इस तरह की अनैतिकता को दूर कर दें। यही तुम्हारे सिलेबस का अगला खंड है। तो एक खंड जनरल किस्म का है जिसमें सामान्य अनैतिकताओं की बात है, और दूसरा खंड चूंकि तुम सिविल सेवा में जा रहे हो इसलिए तुमसे उम्मीद है कि तुम राज्य शासन, कानूनों को लागू करने, भ्रष्टाचार, इस तरह के तमाम तरह की समस्याओं से क्या करो, परिचय प्राप्त करो। और उस परिचय को प्राप्त करने के बाद उनके समाधान के लिए जो ढांचा बनाया गया है उसके बारे में जानकारी जुटाओ और आगे क्या और होना चाहिए उसका भी एक नजरिया रखो। तब तुम प्रशासनिक समस्याओं को, प्रशासनिक अनैतिकताओं को भी दूर कर सको। इतनी ट्रेनिंग के बाद यह पेपर मानता है कि अब तुम एथिक्स के नॉर्मेटिव ज्ञान से, नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग से, समझ से लैस हो तो तुम अब नैतिक काम कर सकते हो। यह पूरे सिलेबस का होलिस्टिक आइडिया है। ठीक है, बात समझ में आई। तो पूरा सिलेबस असल में ये, कई बार लोग कहते हैं कि ये इसमें साइकोलॉजी है 20%, इसमें सोशियोलॉजी है 25%, फिलॉसफी है 40%। ये सोशियोलॉजी, फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये असल में एथिक्स का पूरा एक कंप्लीट पेपर है, जिस पेपर में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम नैतिकता के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और उसमें आने वाली हर बाधा से आपका परिचय कराएं। तो इसमें मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान नीति शास्त्र के लागू होने या ना लागू होने का एक कारक है। हमको साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि इथिक्स में साइकोलॉजी की भूमिका क्या होती है, साइकोलॉजी इथिक्स को संभव बनाने या उसको रोकने में किस तरह से भूमिका निभाता है। यह बात हमको समझनी। अब इसके अलावा अब तुम जाओगे, जब देखोगे कि इसका जो पेपर आता है, पेपर सिलेबस से अलग आता है। जितने मैंने खंड बताए सवाल इनसे भी आएंगे और कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसको आप ये नहीं कह पाएंगे कि इस खंड से है। आपको दिखाऊंगा तमाम सवाल। इसका मतलब ये पेपर मानता है कि तुमको इस पूरे सिलेबस की जानकारी के अलावा इससे इतर भी कुछ बात सीखनी और समझनी पड़ेगी। जैसे पर्यावरणीय नैतिकता पर सवाल पूछ लिया, पर्यावरण विकास के मुद्दे पर मामला पूछ लिया, जबकि हमारे यहां पर्यावरण विकास जैसे कोई टॉपिक का या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के अलावा एनवायरमेंटल एथिक्स ना, या फिर बायो एथिक्स, ऐसा कोई खंड इसमें जुड़ा हुआ, लेकिन वो सवाल पूछ सकते हैं, पूछते आए हैं, तो आपको तैयार करना पड़ेगा। जेंडर से संबंधित सवाल पूछते हैं, सेक्स, क्राइम, यौन हिंसा, इस पर सवाल पूछ रखा है, जबकि ऐसा कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में सीधे नहीं है। ये तो मैंने आपसे एटीट्यूड वगैरह का जिक्र करते हुए उसका उदाहरण ले लिया, अन्यथा हमारे सिलेबस में जेंडर डिस्कोर्स, तो वो सब बात भी आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि उससे 10 नंबर का, 20 नंबर का कोई सवाल आ सकता है। तो जब सवालों का हम देखेंगे जो वर्गीकरण वितरण है, तो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें सिलेबस से आपको 20%, 30% अलग बातें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप पूरे पेपर को हल कर पाएंगे। तो ये अब हमने 2 बात कंप्लीट कर ली। पहली बात कंप्लीट की आपकी कि एथिक्स क्या होता है, और दूसरी बात जो आपको सिखाई कि पूरा एथिक्स का सिलेबस वो कैसे डिजाइंड है। 2 हिस्सों में डिजाइंड है। पहला हिस्सा है जो पूरा नैतिक समस्याओं के मूल सामान्य कारण पर चर्चा करता है,
और उसके उपाय या समाधान का तरीका है एक तरीके से, और दूसरा हिस्सा प्रशासन में मौजूद अनैतिकता, उसके कारण उसको दूर करने के उपाय पर आधारित है। इन दोनों हिस्सों को पढ़ने के बाद अब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, तब आपसे उम्मीद होगी कि अब हम आपसे पूछेंगे केस स्टडी। केस स्टडी क्या करेंगे पूछ के? केस स्टडी में कोई अनैतिकता दे देंगे, कोई समस्या दे देंगे, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि इस केस स्टडी में समस्या मूल्यों के कारण है, एटीट्यूड के कारण है, इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण है, एप्टीट्यूड के कारण है, ज्ञान के अभाव के कारण है, किसके कारण है, और उसको पहचान कर आपको उस केस स्टडी को क्या करना पड़ेगा, जितने तरीके से उसमें अनैतिकता आ रही हो उस अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके उस केस स्टडी को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो केस स्टडी अलग से एथिक्स नहीं है, जो आपने एथिक्स सीखा होगा उसी एथिक्स की आपकी समझ की परीक्षा है केस स्टडी। केस स्टडी में कोई नया आर्गुमेंट तुम नहीं बनाओगे, केस स्टडी केवल हल करने का तरीका सिखाया जाए, आर्गुमेंट तो सब वही ले आओगे जो तुमने पहले या तो एटीट्यूड में या एप्टीट्यूड में या इमोशनल इंटेलिजेंस में या विचारधाराओं में, उपयोगितावाद में, कांत में, यहां सब पढ़ रखे हो, वही आर्गुमेंट तो वहां केस स्टडी में यूज करोगे। तो एक पूरा थियोरेटिकल पार्ट है और दूसरा पूरा उसी पर पूछा गया सवाल है। लिखा भी है उपर्युक्त मुद्दे पर केस स्टडीज, जितने ऊपर के मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर हम क्या पूछेंगे, केस स्टडीज पूछेंगे। ठीक है, अब आइए जो मैंने व्हाट इज एथिक्स पढ़ाया था उसमें कुछ सवाल देखते हैं और फिर अगले खंड पर जाएंगे कि हमारे यूपीएससी में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। चलिए देखिए, सवाल है 2013 से अगर शुरू करें, 3-4 ईयर का मैं सवाल दिखाऊंगा और आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा है उससे ये बात हल हो पाएगी या नहीं। अब तक आपने सिर्फ एक ही बात पढ़ी है, सिलेबस समझाना कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई सिर्फ आपने एक ही की है, क्या, नैतिकता क्या है, नैतिकता क्या है, इसका रोल क्या है हमारे जीवन में, यही आपने पढ़ा है। दो 2013 में 2013 में एक सवाल आया, मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, 2 भाग है इस सवाल में, एक भाग आप कर लेंगे, दूसरे भाग में आपको तकलीफ आएगी। पहला भाग है मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब बात अभी ध्यान समझिए, सुनिए, पहले अभी जो क्लासेस हो रही वो आपके एथिकल ओरिएंटेशन के लिए हो रही, आप एथिक्स को समझ पाएं, उसके सवाल देख पाएं, परिचय प्राप्त करें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सिलेबस में अभी हमने प्रवेश नहीं किया, सिलेबस का पहला टॉपिक है ह्यूमन इंटरफेस, उसको हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए बिना दबाव के इसको सुनिए। मूल्यों नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब देखो, तुमने जो सवाल जो अब तक पढ़ा है, जब भी एथिक्स का सवाल आएगा तो मैं तुमको इसमें सवाल लिखने का भी एक तरीका बता रहा हूं, बुनियादी चर्चा कर रहा हूं। तुमको समझना यह है कि एथिक्स का सवाल बाकी जीएस के पेपर के सवाल से अलग होता है, क्योंकि एथिक्स का पेपर एप्टीट्यूड का पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें जो सवाल तुम लिखोगे उसमें 2 हिस्से होंगे प्राय, एक हिस्सा होगा जो
सामान्य तथ्यात्मक जानकारी का होगा। उसको लिखने से हमको तुम्हारे एप्टीट्यूड के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और एक हिस्सा होगा जिसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या है। इसलिए एथिक्स के सवाल हल करने में जो एप्टीट्यूड वाला हिस्सा होगा उसको कोर हिस्सा मानते हैं, और जो तथ्यात्मक जानकारी वाला हिस्सा होगा उसको फ्रिंज मानते हैं। वो परिधि है और एक मूल भाग है। तो जब आप इथिक्स के विद्यार्थी के तौर पर इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो अगर 2 हिस्सों या 3 हिस्सों में सवाल पूछा गया है तो तीनों पर बराबर नहीं लिखा जाता है। यहां जो कोर है उस पर ज्यादा लिखना होगा, क्योंकि वही एप्टीट्यूड है, उसी से आपके एप्टीट्यूड की पहचान होगी। और जो बाकी हिस्सा है उसको इस तरीके से लिखा जाता है जिससे वो आपके एप्टीट्यूड वाले हिस्से के लिए आपको जरूरी जानकारी प्रोवाइड कर सके या उसका समर्थन करने के लिए जस्टिफिकेशन क्रिएट कर सके। अब बताओ जरा, ऐसे सामान्य सोचो कि मूल्यों नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं। इसका जो तुम उत्तर दोगे, क्या इसके उत्तर से तुम्हारे एप्टीट्यूड का पता चलेगा या तुम्हारी याददाश्त का? याददाश्त का। इसका मतलब मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हैं यह सवाल का कोर भाग नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा भाग है व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। मतलब एक आदमी बहुत सक्षम हो तो उसके नैतिक होने की क्या जरूरत है? अगर नैतिक ना हो तो क्या हो जाएगा? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता की हमको क्या जरूरत है? जब ये बताओगे कि व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता की क्या जरूरत है तो तुम नैतिकता के पक्ष में क्या गढ़ोगे? तर्क। उससे क्या पता चलेगा कि तुम्हारी नैतिकता की समझ क्या है, तुम नैतिकता को कितना जरूरी मानते हो। एक जगह स्किल है, सक्षमता मतलब स्किल, और एक जगह नैतिकता है, तो अकेले स्किल से काम क्यों नहीं चल जाएगा? जब इसके समर्थन के लिए तुम तर्क गढ़ोगे तो इससे तुम्हारे नैतिक समझ का पता चलेगा। ये रटने वाली बात नहीं है। इसी से हम जज करेंगे कि तुम्हारे अंदर जो तुमने तर्क गढ़े उससे हम जज करेंगे कि तुम्हारे अंदर सामान्य नैतिक एप्टीट्यूड कितना है और सिविल सेवा में जाने के लिए नैतिक एप्टीट्यूड कितना है। तो हर सवाल में यूपीएससी में एथिक्स में जो उसके मार्क्स का डिवीजन होगा वो मार्क्स का डिवीजन इसी आधार पर किया जाएगा कि एक तो मार्क्स आपको मिलेंगे सामान्य जानकारी बताने पर, जो मैंने कहा था आपसे कि लोगों को 130 नंबर में 40 नंबर मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लोग एप्टीट्यूड के सवाल को जीएस के बाकी पेपर की तरह इंफॉर्मेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप इंफॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे तो असल में आपने इसको इकोनॉमी के पेपर की तरह ट्रीट कर दिया। इकोनॉमी में हमको कोई एप्टीट्यूड नहीं बताना है, उसमें हार्ड डेटा बताना है, उस डेटा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल देना है। और यहां हम आपके व्यक्तित्व की परीक्षा कर रहे हैं। 3 जगह पर एप्टीट्यूड तुम्हारा टेस्ट होता है यूपीएससी में। पहला सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में, सीसैट में, कॉम्प्रिहेंशन में, रीजनिंग में, वहां तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस कितना है, तुम यूपीएससी में जाने लायक इंटेलिजेंस रखते हो या नहीं। इसलिए उस पेपर का नाम है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंस में टेस्ट करते हैं इसको हम एथिक्स में, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो प्रारंभिक परीक्षा में तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो केवल क्वालिफाइंग है। मुख्य परीक्षा में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है क्वालिफाइंग नहीं है। ये एप्टीट्यूड का पेपर है। एप्टीट्यूड का पेपर बाकी सब पेपर से कैसा है? अलग है। तो एसए का पेपर, GS1, GS2, GS3, ये सब नॉर्मल पेपर है, लेकिन एथिक्स एक खास पेपर है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट है वैसे यहाँ, और फिर जब तुम इंटरव्यू जिसको बोलते हो असल में वो पर्सनालिटी टेस्ट है। उस पर्सनालिटी टेस्ट में फिर से तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी है या नहीं। इंटीग्रिटी टेस्ट होगी, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वहां भी तुम तथ्यात्मक जो सवाल का जवाब बताओगे उससे तुमको अंक नहीं मिलते। यूपीएससी में इंपैक्ट आंसर से अंक मिलते हैं। उसके इंटरव्यू में तुमने जो ओपिनियंस दी हैं, जो डिलेमा तुमसे पूछा गया कि तुम फला परिस्थिति में हो उसमें ऐसा क्या करोगे, इस समस्या का समाधान तुम कैसे करोगे, जो तुम ओपिनियन देते हो उससे तुम्हारे एप्टीट्यूड का पता चलता है। क्योंकि जो फैक्चुअल बात है वो सब समान बताते हैं, उसमें आप अंतर नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू में जो आपको दूसरों से अलग अंक आएगा वो फैक्ट बताने के कारण नहीं आएगा, वो तुम्हारे एप्टीट्यूड से आएगा कि तुम उसी प्रॉब्लम को कैसे अलग नजरिए से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पास डायमेंशंस कितने ज्यादा है। तो ये तीनों जगह पर, प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट का पेपर, मुख्य परीक्षा में एथिक्स का पेपर,
और फिर पर्सनालिटी टेस्ट में ओपिनियन बेस्ड सवाल, ये तुम्हारे एप्टीट्यूड को परखते हैं। इसलिए इस पेपर को तुम जब सॉल्व करोगे तो उसमें इस बात का हमेशा ध्यान दोगे। आगे मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगा, तो इसमें हमेशा तुमको तलाशना पड़ेगा कि सवाल का मूल हिस्सा कौन सा है, कोर क्या है और बाकी फ्रिंज क्या है। देखो सवाल पूछा गया, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यह सवाल का मूल हिस्सा है। और पहला भाग क्या है, मूल्यों और नैतिकताओं से क्या समझते हो। तो अगर मैं बताना चाहता हूं कि कोई आदमी व्यावसायिक सक्षम हो तो काम नहीं चलेगा, नैतिक होना जरूरी है, तो पहले मैं या तो कोई उदाहरण ढूंढूं कि लोग बहुत सक्षम थे लेकिन नैतिक नहीं थे, तो उन्होंने दुनिया को, संस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया, और जो लोग सक्षम के साथ नैतिक थे उन्होंने दुनिया को, संस्थाओं को बहुत फायदा पहुंचाया। तब मैं क्या कह पाऊंगा कि व्यावसायिक सक्षमता अकेले पर्याप्त नहीं है। और उसके हिसाब से मैं पहले भाग का उत्तर गढ़ पाऊंगा कि इसलिए देखिए नैतिकता का यह मायने होता है, मूल्य का यह मायने होता है, और इन मायनों के कारण हमको सक्षमता के साथ नैतिकता की जरूरत पड़ती है। जैसे इस सवाल को हल करना हो मान लो, तो ऐसा कोई आदमी ढूंढो, सक्षमता का मतलब मैं बता देता हूं, मान लो सक्षमता का मतलब मान लो बता देता हूं क्या, स्किल और क्या, नॉलेज। किसी के पास ज्ञान और कौशल है तो काम करने के लिए सक्षम, ज्ञान और कौशल है तो सक्षम। अब तुमको ढूंढना क्या है कि अगर अकेले यही है और क्या नहीं है, नैतिकता और मूल्य ये नहीं है, नैतिकता और मूल्य नहीं है, तो इसका उदाहरण और ऐसा होने पर क्या होता है या क्या हुआ है। इस पेपर में अमूर्त सोचना पड़ता है, इसी की मैंने कहा था तुम्हारे पास ट्रेनिंग कम है। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ाया तुमको, 2 लोग हैं जो समान रूप से कौशल रखते हैं, समान रूप से क्षमता रखते हैं। उदाहरण लिया था राम और रावण। रावण सक्षम है कि नहीं, ज्ञानी है कि नहीं, इसका मतलब रावण में सक्षमता भी है और युद्ध का कौशल भी है, ज्ञान भी है। सक्षम तो हो गया, लेकिन इस सक्षमता के साथ रावण के पास क्या नहीं, नैतिकता और मूल्य नहीं। तो एक बहुत बहादुर योद्धा जो कौशल भी रखता है, ज्ञान भी रखता है, लेकिन नैतिक नहीं है, तो क्या करता है, अपने इस कौशल ज्ञान का क्या किया इसने, इसका किया दुरुपयोग। दुरुपयोग किया, इसके पास साधन तो है लेकिन साध्य सही अपने कौशल का इस्तेमाल, अपने क्षमता का इस्तेमाल दूसरे की पत्नी के अपहरण में किया और उसके बाद जबरदस्ती लड़ रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या नहीं, इसके पास इस बात की समझ नहीं है कि कौशल और क्षमता का इस्तेमाल कहां करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए। क्या नहीं इसके पास, साध्य सही नहीं, साध्य सही। और दूसरा आदमी कौन है, राम। राम में क्या है, राम में भी यही स्किल, यही नॉलेज है, यही क्षमता है, लेकिन साथ साथ राम को क्या पता है कि अपनी क्षमता का प्रयोग कहां और किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका मतलब अकेले सक्षमता अगर होती है तो क्या होता है, किसी काम को करने का साधन। सक्षम लोग क्या कर सकते हैं, काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उनके पास काम करने की सक्षमता है, काम को संपन्न करने के लिए जरूरी साधन है। क्या नहीं है उनके पास, उनके पास क्या नहीं, साध्य नहीं।
तो राम रावण की लड़ाई में दोनों सक्षम हैं, लेकिन सक्षमता के साथ एक के पास नैतिकता है तो दुनिया में न्याय की स्थापना कर रहा है, एक स्त्री के अधिकार की रक्षा कर रहा है, और दूसरे के पास यही नैतिक मूल्य या साध्य नहीं है तो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दुनिया में पीड़ा की मात्रा, अन्याय की मात्रा, असमानता, लैंगिक अन्याय, ये सब बढ़ा रहा है। दूसरा उदाहरण जैसे तुमने अभी कहा दुर्योधन का, और हम अर्जुन का ले सकते हैं, ठीक है, पांडवों और कौरवों का ले सकते हैं। सक्षम तो दोनों हैं, सक्षम दोनों हैं, ज्ञान दोनों के पास है, कौशल दोनों के पास है, लेकिन एक उसका प्रयोग सही साध्य के लिए नहीं कर रहा है। आज भी यही बात है। जो लोग आईएएस में जाते हैं, आईएएस में जाने वाले लोग ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी। क्षमता उनमें है कि नहीं? क्षमता है। तो उनके पास क्या है? सक्षमता है, लेकिन अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग वो जनता के कल्याण के लिए, संवैधानिक आदर्शों को हासिल करने के लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति में सक्षमता है लेकिन नैतिकता नहीं है, तो व्यक्ति में साधन है लेकिन उचित साध्य नहीं है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति, अगर ऐसा सक्षम व्यक्ति किसी संस्था का सदस्य बनेगा तो संस्था को फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान? जिस संस्था में काम करेगा उस संस्था को नुकसान पहुंचाएगा और अपना व्यक्तिगत फायदा पहुंचाएगा। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि अकेले सक्षमता पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसे सक्षम लोग अगर संस्थाओं में चले गए जिनमें नैतिकता, तो सारी संस्थाओं की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। डॉक्टर्स चले गए, बहुत सक्षम हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? जैसा कहा था, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, तो मेडिसिन के प्रोफेशन को खराब करेंगे। डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? कमीशन ले रहे हैं, फर्जी दवा खिला रहे हैं, तो मेडिसिन प्रोफेशन को खराब कर रहे हैं। सारे वो डॉक्टर्स जो डोलो दवा लिख रहे थे, जो तमाम दवा कंपनियों से साठ गांठ करके आपको गलत दवा खिला रहे हैं, वो सब कौन से लोग हैं? सक्षम हैं। उन्हीं डॉक्टर्स के पास भीड़ ज्यादा है जो सक्षम हैं, और वही डॉक्टर ज्यादा कमीशन ले रहे हैं जो सक्षम। तो हमारे दुनिया में ज्यादा बड़ा संकट कौन लोग क्रिएट कर रहे हैं? अक्षम लोग कि सक्षम लोग? सक्षम लोग। अगर केवल सक्षमता है तो उसी के पास नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी ज्यादा है, अगर उसने सही साध्य का चुनाव ना किया। तो ये दूसरा हिस्सा है जहां तुम क्या दिखाओगे कि अकेले सक्षमता पर्याप्त नहीं है। इतिहास से उदाहरण ले सकते हो जिन्ना और गांधी का। जिन्ना और गांधी दोनों लॉयर हैं, दोनों के पास ज्ञान है और दोनों सक्षम है। लॉयर है गांधी भी, वो मत चले जाना उस चक्कर में कि आजकल एक नए ज्ञानी व्यक्ति आए जिन्होंने कहा वो उपराज्यपाल हैं एक राज्य के, उनका गांधी के पास तो डिग्री नहीं थी ना, बिना डिग्री की लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसे ज्ञानी की फौज एक आ रही है, वो उनमें मत जाना। गांधी और जिन्ना दोनों के पास क्या है? सक्षमता है। सक्षमता है। गांधी ने अपनी सक्षमता का प्रयोग किसके लिए किया? उचित साध्य के लिए। और जिन्ना ने अपनी सक्षमता का प्रयोग कम्युनिज्म फैलाने के लिए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, और एक बहुत पुराने सिविलाइजेशनल स्टेट को ब्रेक करने के लिए। भारत कोई राज्य ही नहीं, सिविलाइजेशनल स्टेट है, सिविलाइजेशन है, उसको ब्रेक करने के लिए किया। ठीक है, तो एक का क्या था? सक्षमता तो है लेकिन साध्य ठीक नहीं, नुकसान हुआ। और दूसरे में सक्षमता और साथ में साध्य। तो नैतिकता क्या करती है? आप पहले भाग का जवाब सोचो तो नैतिकता को क्या कहेंगे? हम कहेंगे नैतिकता वह विज्ञान है या वह साइंस है जो हमको उचित साध्यों से परिचित कराती, जो बताती है कि हमको दुनिया कैसी बनानी चाहिए, जो बताती है कि संस्थाएं उत्कृष्ट कैसे बनेंगी, जो दुनिया में मानव पीड़ा को कम करना चाहती। जरूरी नहीं है कि हर सक्षम व्यक्ति केवल सक्षमता से संस्थाओं में काम करके मानवों की पीड़ा कम कर सके। जरूरी नहीं कि सक्षम व्यक्ति संस्थाओं को उत्कृष्ट बना सके। कई बार हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां अधिक सक्षम व्यक्तियों ने संस्थाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने करप्शन से, बाकी अनैतिकताओं के आधार पर हमारी संस्थाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, दुनिया में मानवों की पीड़ा कम करने के बजाय उसको बढ़ा दिया। तो दूसरा भाग अगर तुमने हल कर लिया तो इसी से क्या करोगे? पहले भाग में नैतिकता का मायने क्या बताना चाहिए, क्या बता दोगे? नैतिकता और मूल्य संस्थाओं को अच्छा बनाने के
घटक हैं, विज्ञान है। नैतिकता और मूल्य उचित साध्य तय करने के घटक या तरीके हैं। नैतिकता हमारी दुनिया में पीड़ा की मात्रा कम करने और मनुष्यों के जीवन में आनंद बढ़ाने का जरिया है। ऐसी नैतिकता का सक्षमता के साथ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर व्यक्ति केवल सक्षम होगा, नैतिक नहीं होगा, तो वह दुनिया में पीड़ा की मात्रा कम करने के बजाय बढ़ा देगा, संस्थाओं की उत्कृष्टता बढ़ाने के बजाय घटा देगा। इसके निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं, 1, 2, 3। एक उदाहरण इतिहास से दे दिया, एक माइथोलॉजी से दे दिया, और एक आधुनिक समय में हमारे चिकित्सा प्रणाली का कोई घोटाला घपला आया उससे, कोई प्रशासनिक कोई बात आई उससे, और आपने कहा किस तरीके से सिद्ध होता है कि केवल सक्षमता पर्याप्त नहीं। तो इसमें जो बात तुम लिखोगे इस सवाल में, उस सवाल को हल करने में तुम पाओगे कि नोट्स में लिखा गया कोई फैक्ट मदद नहीं करेगा। 2013 का सवाल है। तुमको यह बात पता थी, कौन सी? दुर्योधन और राम की बात पता है, राम रावण की बात, दुर्योधन और अर्जुन की बात, दुर्योधन और भीम की बात तुमको पता है, नया उदाहरण नहीं है। गांधी जिन्ना भी तुमको पता है। आजकल बहुत सारे टेररिस्ट हैं जो इंजीनियर्स, वो बात भी तुम जानते हो। उनके पास कौशल है, लेकिन अपने कौशल का प्रयोग सही जगह नहीं कर रहे, ये सब बात तुम जानते हो। ब्यूरोक्रेट्स बहुत सक्षम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है। वो कमी सक्षमता की नहीं, किसकी कमी है? तो ये सब उदाहरण तुम जानते हो, उसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। तो ये वाला भाग जो तुम हल करोगे, कैसे हल करोगे? अपनी सोचने की क्षमता से। उस समय एग्जाम में तुम 1 मिनट में, 1.5 मिनट में बात सोच पाओ, ये कोई रटने वाली चीज नहीं थी। और फिर तुम इसको क्या कर पाओ, पहले हिस्से से कोरिलेट कर पाओ कि पहले हिस्से में अगर हमको नैतिकता का महत्व बताना है कि अकेले सक्षमता पर्याप्त, क्योंकि सक्षम रावण ने दुनिया में दुख की मात्रा बढ़ा दी, सक्षम दुर्योधन ने इतने लोगों का नरसंहार करवा दिया महाभारत के युद्ध में। आज सक्षम लोग इंजीनियर्स हैं, कई बार तो परमाणु विज्ञानी है कोई, हमारे पड़ोसी राज्य का सक्षम था, लेकिन उससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ, एटॉमिक खतरा दुनिया भर के लिए बढ़ गया। तो आप ऐसे उदाहरण देके दिखाते हैं कि दुनिया में अकेले सक्षमता कहीं पर्याप्त नहीं। क्या कहोगे कि हमने शुरू से अब तक भारत में सक्षम सिविल सेवकों की नियुक्ति की, लेकिन फिर भी हम संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाए। इसका मतलब समस्या सक्षमता की नहीं, समस्या नैतिकता की। इसलिए सक्षमता के साथ नैतिकता जरूरी है। जब सक्षमता के साथ नैतिकता जुड़ती है तो जिनके पास समझ सक्षमता है वो क्या करते हैं, जो साध्य आपने तय किए उनको हासिल कर पाते। इससे राज्य के साध्य, संस्था के साध्य, ये सब हासिल हो पाते हैं। और आप जो उद्देश्य रख रहे हैं आपने, किसके? मानव कल्याण के, जन कल्याण के, लोगों के जीवन में पीड़ा कम करने के, सामाजिक न्याय के, वो सारे लक्ष्य आप इसी बात से हासिल कर पाते। इस तरीके से आप इस उत्तर को लिखेंगे। तो पहला जो आपने सीखा था मूल्य और नैतिकता क्या है, उसका इसमें क्या किया आपने? प्रयोग किया कि नैतिकता साध्य का विज्ञान है, नैतिकता मानव जीवन में पीड़ा कम करने का विज्ञान है, नैतिकता स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों का आप जो भी बता सकते थे, जो आपने पढ़ा था कि आदर्शों का विज्ञान है, हमारे समाज को क्या करना चाहता है बेहतर, राज्य को क्या करना चाहता है बेहतर। और आपको दिखाना पड़ता, जो भी आप बताते आप दिखाते कि अकेले सक्षमता इसको प्राप्त करने में सक्षम नहीं। 2014 का सवाल है, मैं कुछ सवाल आपको सुना रहा हूं, इससे आप देखेंगे कि आप इथिक्स का एक जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग है। दो 2014 का सवाल है 1 का बी, मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है? मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है? लोक प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? What does ethics seek to promote in human life? Why is it all the more important in public administration? ये सवाल है, ठीक है। अब देखो, तुम जब एथिक्स की परिभाषा देखोगे अपनी किताब में, अपने गाइड में, तो वहां लिखा होगा कि नैतिकता
या एथिक्स एथोस से बना है, इसका मतलब होता परंपरा या रीति रिवाज। नैतिकता के बारे में लिखा होगा कि ये सही और गलत, उचित और अनुचित को तय करने का विज्ञान है, इस तरह की बात लिखी होगी। लेकिन सवाल यहां क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया नैतिकता मानव जीवन में किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती? प्रोन्नति मतलब बढ़ाना। तो अगर हम ये कहेंगे कि नैतिकता मनुष्य में, अगर उसका मायने इथोस वाला ले और परंपरा ले, तो क्या नैतिकता हमारे जीवन में परंपरा बढ़ाने की कोशिश करती है, हमको पारंपरिक बनाने? उससे सवाल हल नहीं होगा। हमारे जीवन में क्या बढ़ाती? तो आपने जो पढ़ा परिभाषा दो, कि एक तो मनुष्य के जीवन में नैतिकता उसके जीवन का, सदजीवन का दायरा बड़ा करती है, उसकी व्यापकता बढ़ाती है और उसके अच्छे जीवन की संकल्पना को व्यापक करके उसके समग्र कल्याण की संभावना को बढ़ा देती। तो समग्र कल्याण की प्रोन्नति करती। अगर आदमी नैतिक नहीं होगा तो उसका कल्याण की अवधारणा कैसी है? संकीर्ण। तो नैतिकता क्या करती है? हमारे जीवन में संकीर्ण सदजीवन की अवधारणा को हटाकर उसकी जगह व्यापक, ज्यादा समग्र कल्याण की अवधारणा को हमारे सामने प्रस्तुत करके उस कल्याण की अवधारणा को प्रोन्नत करने की चेष्टा करती। दूसरा क्या पढ़ा था? नैतिकता हमारे जीवन में आनंद की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती। कैसे आनंद की? जो ज्यादा टिकाऊ हो और जो समावेशी हो। हर तरह का आनंद नैतिक नहीं होता। शराब पीने से आनंद मिलता ही है, ठीक है, फिर भी हम कहते हैं वो नैतिक नहीं। क्यों नैतिक नहीं? क्योंकि शराब पीने वाला आनंद समावेशी नहीं। घर में पुरुष ने शराब पी और पत्नी के साथ हिंसा की, तो क्या हुआ? उसका आनंद और स्त्री का कष्ट। इसका मतलब समावेशी आनंद नहीं है। दूसरा, शराब पिएगा, 17-18 साल से शुरू कर दिया और 35 साल तक जाते जाते लीवर खराब हो गया, तो आनंद कैसा है? टिकाऊ नहीं है। ये आनंद कैसा है? इसको जितना भोगोगे उतना आगे दुख भोगने की संभावना बढ़ती चली जा रही, इसलिए टिकाऊ भी नहीं। तो नैतिकता मनुष्य के जीवन में संपोषणीय, टिकाऊ और समावेशी आनंद को बढ़ाने की चेष्टा करती। फिर तुमको समझाना भी पड़ेगा कि देखिए, जिन मुल्कों में नैतिकता ज्यादा विकसित है उन मुल्कों में लोगों के जीवन में आनंद की मात्रा ज्यादा है। तब पहला भाग जो पूछा गया है, नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, हल होगा। दूसरा भाग क्या है? लोक प्रशासन में अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? अब जरा सोचो, एक आदमी नैतिक हो और लोक प्रशासक नैतिक हो। अगर आदमी नैतिक होगा तो क्या होगा? उसके जीवन में आनंद की मात्रा बढ़ जाएगी, उसके कल्याण की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन लोक प्रशासक नैतिक होगा तो समाज में आनंद की मात्रा बढ़ेगी, समाज के वंचित वर्गों के कल्याण की संभावना बढ़ जाएगी। तो बताओ, एक व्यक्ति का नैतिक होना ज्यादा जरूरी है कि लोक प्रशासक का? क्यों? क्योंकि लोक प्रशासक महत्तम लोगों के महत्तम कल्याण के लिए उत्तरदायी है, अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी। लोक प्रशासक पूरे समाज में आनंद की मात्रा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। तो एक व्यक्ति अगर अनैतिक होगा तो केवल उसके जीवन में आनंद की मात्रा कम होगी, लेकिन लोक प्रशासक अनैतिक होगा तो पूरे समाज में आनंद की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए लोक प्रशासक के नैतिक होने की जरूरत सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा है। बात समझा दोगे? यही सवाल था। तो सवाल आसान है, लेकिन ये तुम्हारे नोट्स की फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से हल नहीं होंगे। इनको जब मैं बता देता हूं तो तुमको आसान लगते हैं, खुद सोचना होगा 1.5 मिनट में तो मुश्किल लगेंगे। यही लेवल तुमको अचीव करना है कि हम इथिक्स में उसके मायने को समझें, इस तरह के सवालों में जूझें, जैसे गणित में करते थे कि एक सवाल टीचर ने हल कर दिया बोर्ड पर, फिर उसके बाद तुमने क्या किया? उस तरह के ढेर सारे सवाल हल किए। उससे इथिक्स के अलग अलग मायने तुमको इस्तेमाल करने पड़े और तुम्हारी क्षमता विकसित हुई। इसी को मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इथिक्स का पेपर या पढ़ाई तो तुमको तकलीफ होगी, क्योंकि इसमें फैक्ट कम काम करेंगे, सोचना पड़ेगा, अमूर्त थोड़ा ज्यादा है। तो कल जब हम मिलेंगे, अब आपने तय ही कर लिया कि आप बैग वैग पहले ही तैयार कर लेते हैं। कल जब हम लोग मिलेंगे तो यूपीएससी में अब तक कितने तरह के सवाल आए हैं उन पर चर्चा करेंगे।
जिन लोगों ने कल मुझे कोई सवाल दिखाने की कोशिश की थी, नहीं देख पाया था, वो लोग आज आ जाएं, अभी देख लूंगा।